हाय फ्रेंड्स, परमिसिबल डिडक्शन का इन डेप्थ डिस्कशन करने के बाद अब हम फोकस करेंगे इनएडमिसिबल डिडक्शंस। मतलब हमारा ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है एज पर इनकम टैक्स, उसमें सर्टेन डिडक्शंस आपको अलाउ नहीं होंगे, उसका डिडक्शन आप क्लेम नहीं कर पाएंगे, वो एक्सपेंडिचर आप यहां से लेस नहीं कर पाएंगे। तो कौन से ऐसे डिडक्शंस है जो इम्परमिसिबल है, जो इनएडमिसिबल है, जिसका आप नहीं क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन, उसको फ्रेंड्स हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सेक्शन 40 कैपिटल ए। तो हम फर्स्ट फेज में डिस्कस करेंगे सेक्शन 40 एंड बाद में डिस्कशन होगा सेक्शन 40 ए। डन। एग्जाम पर्सपेक्टिव जबरदस्त इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिकल लाइफ आर्टिकलशिप के लिए गजब 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 रेलेवेंट फ्रेंड्स। डन। शुरू करते हैं। इनएडमिसिबल डिडक्शन, नॉन परमिसिबल डिडक्शन, ये आपको अलाउ इनकम टैक्स नहीं करता है, इसका डिडक्शन आप प्रॉफिट और लॉस अकाउंट इनकम टैक्स के हिसाब से यहां से नहीं कर पाएंगे। डन। नेगेटिव है पूरा हमारा ये डिस्कशन। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट डिस्कशन जो मैंने आपको बताया सेक्शन 40 के बारे में होगा। इट इज इनएडमिसिबल डिडक्शन विच आर कवर्ड बाय सेक्शन 40। वेरियस प्रोविजंस आर देयर, उसमें से फर्स्ट है सेक्शन 40 ब्रैकेट ए। चलो देखो फ्रेंड्स, अभी यहां पे इनिशियल थोड़ा टीडीएस का कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। फ्रेंड्स, इन डेप्थ हम डिस्कस करेंगे, वीडियो देख लिया होगा टीडीएस का तो पता भी होगा फ्रेंड्स आपको। इट इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फ्रेंड्स देखो, आप कोई भी पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, प्लीज बरोबर समझना, और आप इंडिया में कोई भी नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट को कर रहे हो और फॉरेन कंपनी को कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट, आइदर यू आर मेकिंग एनी पेमेंट इन रिलेशन टू interest, royalty, fees for technical services or any other sum which is chargeable under this act which is payable outside India। सिंपल वर्ड्स में आप कोई पेमेंट आउटसाइड इंडिया कर रहे हो और इंडिया में नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेट्स को पेमेंट कर रहे हो और फॉरेन कंपनी को पेमेंट कर रहे हो, तो फ्रेंड्स यू आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, जिसको बोलेंगे टीडीएस। आपको डिडक्ट करना होगा टैक्स एट सोर्स, बट जो आपने नहीं किया, आपको टैक्स डिडक्ट करना था बट आपने नहीं किया तो डिपॉजिट नहीं किया, तो क्या होगा? ऑन विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स अंडर चैप्टर XVIIB, मतलब टीडीएस आप समझो, एंड सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड। आपने क्या नहीं किया? नंबर 1 डिडक्ट नहीं किया, नंबर 2 डिडक्ट किया, नंबर 2 क्या हुआ? नंबर 1 डिडक्शन ही नहीं किया, नंबर 2 डिडक्ट किया बट डिपॉजिट नहीं किया। अब समझे? नंबर 1 देयर इज नो डिडक्शन, नंबर 2 देयर इज डिडक्शन बट देयर इज नो डिपॉजिट। ओके। ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1। मीनिंग दैट बाय हमारे वहां पे फ्रेंड्स, वहां पे 3 ड्यू डेट से रिटर्न फाइलिंग की। फर्स्ट इज फ्रेंड्स 31st जुलाई, सेकंड इज फ्रेंड्स 30th सितंबर, एंड फ्रेंड्स लास्ट इज 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर। तो ये डेट्स तक आपने वो पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो फ्रेंड्स ये आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपको डिसअलाउ हो जाएगा, उसका रिडक्शन आप नहीं क्लेम कर पाएंगे। आप समझे? सपोज फ्रेंड्स आपने, ये आपका बना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई भी इंटरेस्ट सपोज आपने आउटसाइड इंडिया पे किया और इंडिया में कोई नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेट्स को पे किया, क्या फॉरेन कंपनी को पे किया, जिसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट थी बट आपने वो टैक्स डिडक्ट नहीं किया। सपोज आपका 1 लाख का इंटरेस्ट था जो आपने पेमेंट किया था बट आपने उसके ऊपर टैक्स डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट किया तो डिपॉजिट नहीं किया ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न विच इज 31st जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। तो फ्रेंड्स वो 1 लाख आप एज अ डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएंगे, ये 1 लाख आपको डिसअलाउ हो जाएगा। सपोज आपका प्रॉफिट लेटर से यहाँ पे 5 लाख रुपीज का होगा एंड ये 1 लाख लेस करने के बाद आपका यहाँ पे 4 लाख रुपीज का प्रॉफिट होता, तो 1 लाख डिसअलाउ का मतलब ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा, जो टैक्सेबल होगा वो कितना हो जाएगा? 5 लाख। 1 लाख आप नहीं क्लेम कर पाएंगे डिडक्शन, इट इज इनएडमिसिबल डिडक्शन। बोलो समझे फ्रेंड्स आप? डन। तो आउटसाइड इंडिया आपका पेमेंट है, इंडिया में नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेट्स को पेमेंट है, फॉरेन कंपनी को पेमेंट है, इट हैज टू बी विद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। रिमेनिंग बैलेंस आपको उसको पे करना है बट आपने डिडक्ट किया नहीं किया को तो डिपॉजिट नहीं किया, फुल्ली डिसअलाउ, 100% डिसअलाउंस यहाँ पे अट्रैक्ट होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिख दो फ्रेंड्स, इट इज 100% डिसअलाउंस, बिकॉज आगे कुछ अलग आने वाला है, सो आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। इट इज 100% डिसअलाउंस, पूरा 1 लाख रुपए का सपोज आपने इंटरेस्ट पे किया आउटसाइड इंडिया, टैक्स डिडक्शन किए बिना फुल्ली डिसअलाउ, एक भी रुपए का डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। डन। चेक करो।
It is also provided that where in respect of any such sum where tax has been deducted in any subsequent year. ओ गजब हो गया. सपोज हमारा प्रीवियस ईयर 1920, ओके, उसमें आपने सपोज डिडक्शन ही नहीं किया, बट सब्सिक्वेंट ईयर में विच वॉज प्रीवियस ईयर 2021 उसमें आपने डिडक्शन कर दिया. पता चला? चलो सब लेट अस से प्रीवियस ईयर 1920 आपने डिडक्शन तो किया बट डिपॉजिट नहीं किया ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न. सब्सिक्वेंट ईयर में आपने रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद आपने उसको डिपॉजिट कर दिया. तो फ्रेंड्स लॉ उदार है, लॉ का जो भी दिल है वो बहुत बड़ा है. वो क्या कहता है? सब्सिक्वेंट ईयर में आपको उसका डिडक्शन अवेलेबल हो जाएगा. चिंता ना करो फ्रेंड्स, देन चेक करो. इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम वेयर टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, टैक्स डिडक्शन सब्सिक्वेंट ईयर में हुआ, मीनिंग द प्रीवियस ईयर 2021, or has been deducted in previous year but paid after due date of filing return under section 139 subsection 1. जो मैंने आपको बताया डिडक्शन तो हो चुका था 1920 में, बट रिटर्न फाइलिंग के पहले डिपॉजिट नहीं हो सका था. रिटर्न फाइलिंग की जो भी डेट्स हमारे पास अवेलेबल है 31 जुलाई, 30 सितंबर, 30 नवंबर ऑफ असेसमेंट डेट, जो भी डेट्स हमारे पास है वहां तक हमने डिपॉजिट नहीं किया. डिपॉजिट उसके बाद किया, मतलब ये ईयर में रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद आपने डिपॉजिट किया. तो क्या होगा? सच अ सम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स हैज बीन पेड. जिस साल में उसको आप पेमेंट करोगे उस साल में उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन. बोलो सिंपल, डन. तो फ्रेंड ध्यान इतना रखना है हमको कि आपने जो भी आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया, आपने जो भी इंडिया में पेमेंट नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेट्स को किया, फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया, इट हैज टू बी विद टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. जो डिडक्ट नहीं किया फुल्ली डिसअलाउ. डिडक्ट करके रिटर्न फाइलिंग के पहले डिपॉजिट नहीं किया, फुल्ली डिसअलाउ. बोलो ध्यान रहेगा फ्रेंड्स इतना? चकाचक. ओके, सब्सिक्वेंट ईयर में जब भी उसको डिडक्ट करके आप डिपॉजिट करते हो उस साल में आपको ये डिडक्शन अलाउ होने वाला है. चकाचक. रेडी? चलो फ्रेंड्स, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं बिकॉज दो चीज को कनेक्ट करती है बात है. हमारी सेकंड सेक्शन जो डिसअलाउंस की है इट इज 40A1 है. आगे जो भी डिस्कस किया इट वाज आउटसाइड इंडिया, इट वाज इंडिया में नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेट्स और फॉरेन कंपनी का टैक्स रिडक्शन का प्रॉब्लम था. अभी फ्रेंड्स यहां पे देखो 40A1 है प्रोवाइड्स दैट 30% ऑफ एनी सम पेबल टू रेसिडेंट ऑन विच टैक्स इज डिडक्टिबल एट सोर्स अंडर चैप्टर XBIIB शैल बी डिसअलाउड. जो फ्रेंड्स आगे जो बात थी ना, मैंने आगे बोला था, आप यहां पे लिख दो 30% डिसअलाउंस. फ्रेंड्स आप कोई रेसिडेंट को पेमेंट करने जा रहे हो एंड वो रेसिडेंट को आपने जो भी पेमेंट किया है वो लेट अस से विदाउट TDS है, इट इज विदाउट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, तो आपका जो डिसअलाउंस के रेट होगा इट इज फ्रेंड्स 30%. ओके, इफ सच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड और सच टैक्स आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड और ऑन और बिफोर ड्यू डेट विच इज स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1. मैं आपको वापस बता दूं, इट इज फ्रेंड्स 31st जुलाई, मतलब जुलाई. It is friends 30th September and last is friends 30th November of assessment year. तो ये हमारी ड्यू डेट्स है, जहां तक आपको ये डिपॉजिट कर देना है तो आपको डिडक्शन अवेलेबल हो जाता है. बट जब आप ऐसा नहीं करते हो तो आपका डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला है. डिसअलाउंस कितना? 30%. इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. If in respect of such sum tax has been deducted in any subsequent year, आगे जो डिस्कशन किया वो सेम टू सेम, or has been deducted during the previous year but paid after due date specified under 139 subsection 1, तो क्या होगा? तो 30% आपका डिसअलाउंस था वो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर में जो आप डिपॉजिट करेंगे उस साल में अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स हैज बीन पेड. तो जिस साल में आपने टैक्स का पेमेंट किया उस साल में ये डिडक्शन आपको अलाउ होने वाला है. डन? ओके, थोड़ा ध्यान दो फ्रेंड्स. यहाँ पे हुआ क्या? सपोज फ्रेंड्स हमारा प्रीवियस ईयर लेट अस से 1920. ओके, आपने दो पेमेंट किए. नंबर 1 पेमेंट टू नॉन रेसिडेंट 1 लाख रुपये जिसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्ट करना था. सेकंड इज फ्रेंड्स पेमेंट टू रेसिडेंट, दिस वाज also subject to TDS. This was also subject to TDS and this second payment is also subject to TDS. आपने पेमेंट किया लेटर से 2 लाख रुपीज का. तो फ्रेंड्स फर्स्ट इज 1 लाख रुपए का पेमेंट, सेकंड इज 2 लाख रुपीज का पेमेंट. डन? चलो, आपने कौन से दिन पेमेंट किया और क्या डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूं फ्रेंड्स, बरोबर समझो. सिचुएशन नंबर 1, दोनों की बात हो रही है फ्रेंड्स, दोनों का कॉमन मैं इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूं.
फ्रेंड्स आपने टैक्स डिडक्शन किया है, यस। टैक्स डिपॉजिट, मैं सिचुएशन ऐसे डेवलप कर दूं फ्रेंड्स, देखो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सिचुएशन 1, सिचुएशन 2 एंड सो ऑन। टैक्स डिडक्शन हुआ है, यस। जो टैक्स आपने डिडक्ट किया वो डिपॉजिट किया है, यस। टैक्स डिपॉजिट हुआ है, यस। तो कब डिपॉजिट हुआ है फ्रेंड्स? सपोज ये प्रीवियस है 1920 में, हमारा जो असेसी है वो लेट अस से मिस्टर एक्स है, हु इज सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट, मतलब उसको ऑडिट की रिक्वायरमेंट है। एंड फ्रेंड्स जो ऑडिट की रिक्वायरमेंट होती है, रिटर्न ऑफ इनकम का वीडियो देखा हो तो पता होगा, अदरवाइज मैं आपको भी बता दूं, चिंता ना करो। इट इज फ्रेंड्स 30th सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, मीनिंग दैट बाय आपकी जो ऑडिट की जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद आपका जो रिटर्न फाइलिंग की डेट हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? इट इज फ्रेंड्स 30th सितंबर ऑफ रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, मीनिंग दैट बाय आपकी रिटर्न फाइलिंग की डेट हो जाएगी 30th सितंबर 2020। इस दिन तक आपको रिटर्न फाइलिंग की रिक्वायरमेंट आने वाली है। आपने डिडक्ट तो कर दिया था, डिपॉजिट भी कर दिया है, बट डिपॉजिट कब किया बताए? इट इज ऑन 15th सितंबर 2020, इस दिन आपने डिपॉजिट किया हुआ है। चलो नेक्स्ट, आपने डिडक्शन किया, टैक्स डिडक्शन हमारा करंट ईयर की बात है, प्रीवियस 1920 की बात है, प्रीवियस ईयर 1920 में टैक्स डिडक्शन किया, यस। आपने टैक्स डिडक्शन किया हुआ है, दोनों का कंबाइंड बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, दोनों इन्फॉर्मेशन। एनआर को पेमेंट किया 1 लाख रुपए का, तो भी ये दोनों सिचुएशन, मतलब ये सिचुएशन हम डेवलप कर रहे हैं वो आपको एप्लीकेबल। आर को पेमेंट किया 2 लाख, वो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेबल। बोथ सब्जेक्ट वर, बोथ पेमेंट्स वर सॉरी सब्जेक्ट टू टीडीएस, बोथ पेमेंट्स वर सब्जेक्ट टू टीडीएस, इतना हमको ध्यान में रखना पड़ेगा फ्रेंड्स। सेकंड जो आपने डिडक्शन किया है, एब्सोल्यूट डिडक्शन किया है, डिपॉजिट किया, हाँ डिपॉजिट किया, बट कब इसका डिपॉजिट है? इसका डिपॉजिट है फ्रेंड्स लेट अस से 11th नवंबर 2020 को, आपका ये डिपॉजिट है 11th नवंबर 2020 को। चलो सिचुएशन नंबर 3, टैक्स डिडक्शन हुआ है ना, तो फ्रेंड्स डिपॉजिट का क्वेश्चन ही नहीं आता है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डिपॉजिट, ये नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। डिडक्ट करो, बाद में डिपॉजिट का क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, डन। एंड फोर्थ सिचुएशन, आपने डिडक्शन किया है, हाँ, आपने डिपॉजिट कब किया? लेट अस से आपने डिपॉजिट किया, अब तक डिपॉजिट ही नहीं किया, नॉट डिपॉजिटेड सो फार, ओके, अब तक डिपॉजिट किया नहीं है। चलो अभी हमारी सिचुएशन 1 आप चेक करेंगे फ्रेंड्स, तो क्या होगा? जो भी आपने पेमेंट किया है 1 लाख रुपए का, विच वॉज ऑल्सो सब्जेक्ट टू टीडीएस, 2 लाख रुपीज का ऑल्सो सब्जेक्ट टू टीडीएस। फर्स्ट सिचुएशन आप चेक करो, टैक्स डिडक्शन किया है, हाँ किया है, डिपॉजिट हो चुका है, हाँ डिपॉजिट हो चुका है। इन्फॉर्मेशन से चेक करो कि रिटर्न फाइलिंग के पहले हो चुका है, एब्सोल्युटली यस, रिटर्न फाइलिंग के पहले आपका डिपॉजिट हो चुका है, बोलो आपको डिडक्शन मिल जाएगा, यस 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 यस। डिडक्शन आपका कितना रहेगा फ्रेंड्स? डिडक्शन आपको मिलेगा 1 लाख प्लस 2 लाख, अल्टीमेटली 3 लाख का आप एक्सपेंडिचर क्लेम कर पाएंगे एज अ डिडक्शन। ये फुल्ली अलाउ होने वाला है एज अ डिडक्शन टू यू, बोलो कोई तकलीफ ना। नंबर 2 डिडक्शन, ये कौन से ईयर में होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इट इज फ्रेंड्स प्रीवियस ईयर 1920, बोले आपने ये डिपॉजिट 2021 में किया, आप समझ रहे हो ना फ्रेंड्स, रिटर्न फाइलिंग के पहले हो चुका है, तो गवर्नमेंट इतना रिलैक्सेशन दिया है कि ठीक है रिटर्न फाइलिंग के पहले कर भी दिया, तो 1920 में इसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। नेक्स्ट आप चेक करो फ्रेंड्स, नंबर 2 टैक्स डिडक्शन हुआ है, एब्सोल्युटली यस, डिडक्शन हो चुका है, डिपॉजिट भी हो चुका है, बट आप चेक करो इट इज ऑन 11th नवंबर 2020, रिटर्न फाइलिंग के बाद हुआ है। रिटर्न फाइलिंग की डेट हमारे पास कौन सी है? 30th सितंबर 2020, बिकॉज ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपने जो भी डिपॉजिट किया रिटर्न फाइलिंग के बाद हुआ है, इट इज इन प्रीवियस ईयर 2021, सो डिडक्शन आपको 3 लाख रुपीज का। पहले देखो फ्रेंड्स 1920 में क्या होगा, प्रीवियस ईयर जो हमारा होगा 1920, उसमें आप अट्रैक्ट करेंगे डिसअलाउंस, उसमें आपको डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा, उसमें आप अट्रैक्ट करेंगे डिसअलाउंस। कितना डिसअलाउंस होगा फ्रेंड्स पता है? देखो ये जो एनआर को पेमेंट किया है ना, उसका फुल डिसअलाउंस, मतलब 1 लाख आउट ऑफ 1 लाख फुल्ली डिसअलाउ, उसका डिडक्शन आप अवेलेबल नहीं कर सकते। डिसअलाउंस यहाँ पे 1 लाख रुपए का आएगा इन केस ऑफ एनआर को आपने जो भी पेमेंट किया है वो, प्लस फ्रेंड्स आर को जो भी आपने पेमेंट किया है उसका 30% डिसअलाउंस। एनआर को फुली डिसअलाउंस है, आर को 30% डिसअलाउंस है, मतलब 2 लाख का 30% करेंगे फ्रेंड्स, तो 60,000 रुपीज का यहाँ पे डिसअलाउंस आएगा। तो फ्रेंड्स 160 का
आपका डिसअलाउंस आएगा। एंड फ्रेंड्स आपको जो डिडक्शन मिलेगा एक्सपेंडिचर का वो कितना मिल सकेगा, 2 लाख का 70%। समझे ना फ्रेंड्स आप, 2 लाख का 70% विच कम्स टू व्हाट, 1,40,000 का आप क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। 30% डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगा, 70% आपको डिडक्शन के तौर पे अवेलेबल होने वाला है। जब नेक्स्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में ये पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया, 11 नवंबर 2020 को जब ये पैसा आपने डिपॉजिट कर दिया, तो जो आपका पहला डिसअलाउंस था 160 का वो अभी अलाउंस हो जाएगा। इसका भी यहां पे क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन ऑफ ₹1,60,000। गवर्नमेंट ऐसा क्यों करती है कि आप ये जो भी प्रोविजन है टीडीएस के उसको आप बरोबर उसकी प्रोसीजर आप फॉलो करो, उसको टाइमली में डिपॉजिट करो, उस इंटेंशन से ये प्रोविजन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करके आई है। चलो सिचुएशन नंबर 3, डिडक्ट ही नहीं किया तो फ्रेंड्स हमारा जो भी प्रीवियस ईयर होगा विच इज 1920 उसमें फुल डिसअलाउंस आ जाएगा। मतलब जो भी डिसअलाउंस हमने आगे कंप्यूट किया उतना डिसअलाउंस आपको आने वाला है, उतना डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा फ्रेंड्स। डन। डिसअलाउंस कितना होगा आप चेक कर सकते हो, इट इज 1,60,000 रुपीज का आपका डिसअलाउंस होगा। जो आपने चेक किया ना फ्रेंड्स, 1 लाख प्लस 60,000 ये आपका डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। एंड जो आपका डिडक्शन होगा वो कितना होगा, इट वुड बी 1,40,000। डन। डिडक्ट करना है बट आपने नहीं किया तो ये डिसअलाउंस आपको अट्रैक्ट हो जाने वाला है। लास्ट सिचुएशन आप चेक करो, डिडक्शन तो आपने कर दिया है बट अब तक डिपॉजिट नहीं किया है, तो वापस एक बार सिमिलर सिचुएशन आएगी फ्रेंड्स। आंसर विल बी एज इट इज सेम टू सेम। एंड जब भी आप उसको डिपॉजिट करोगे, कोई भी ईयर में आपने उसको डिपॉजिट किया तो जो डिसअलाउंस 160 का है उस साल में आप उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। एंड फ्रेंड्स थर्ड सिचुएशन आप चेक कर लो कि हमने तो अब तक डिडक्ट ही नहीं किया है, तो जब डिडक्ट करके डिपॉजिट करोगे, जो उस साल में डिडक्ट करके डिपॉजिट करोगे उस साल में उसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन। जितना डिसअलाउंस है वो वहां पे उस साल में अलाउ हो जाएगा एज डिडक्शन। बोलो क्लियर फ्रेंड्स? आई थिंक एग्जैक्टली आप समझ पाए जो मैं कन्वे करना चाह रहा था वो। वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आउटसाइड इंडिया जो भी आपने पेमेंट किया, नॉन रेसिडेंट को इंडिया में पेमेंट किया, फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको टैक्स डिडक्ट करना था, आपने नहीं किया तो फ्रेंड्स वो डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगा। ओके, डिसअलाउंस कब अट्रैक्ट होगा, आइदर डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट किया तो रिटर्न ऑफ फाइलिंग के पहले डिपॉजिट नहीं किया तो वो डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगा 100%। जब भी उसको एक्चुअल बेसिस के ऊपर पे करोगे तब वो अलग हो जाएगा। सेम वे रेसिडेंट को आपने पेमेंट किया, सॉरी फ्रेंड्स आपने रेसिडेंट को पेमेंट किया है तो वो भी जो जहां पे टीडीएस की रिक्वायरमेंट थी, जहां पे टैक्स डिडक्ट करना था एंड आपने नहीं किया है तो फ्रेंड्स वो 30% डिसअलाउंस अट्रैक्ट करेगा। जो डिडक्ट किया नहीं है तो 30% डिसअलाउंस मतलब अट्रैक्ट होगा। जो डिडक्ट किया है बट डिपॉजिट नहीं किया है, जैसे डिडक्ट करके डिपॉजिट नहीं किया है रिटर्न फाइलिंग की डेट के पहले, तो भी आपका डिसअलाउंस 30% अट्रैक्ट होगा। सब्सिक्वेंट में जब भी उसको आप एक्चुअल डिपॉजिट करोगे उस साल में इसका क्या मिलने वाला है आपको, डिडक्शन। बोलो क्लियर? आई थिंक आप समझ गए जो मैं एग्जैक्टली आपको कन्वे करना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। डन। एक छोटा सा क्वेश्चन है एक्सक्लूसिव आपके लिए, पहले आप ये खुद से सॉल्व करोगे, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स सॉल्व कर दिया पहले खुद से, मैं ट्राई कर रहा हूं फ्रेंड्स एकदम ध्यान से। अभी देखो फ्रेंड्स क्या हुआ, डेल्टा लिमिटेड, चलो लेट्स ट्राई। Delta Limited credited the following amounts to the account of resident pays. Information is relation to resident pays. तो जो डिसअलाउंस आ भी जाएगा तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 30%। इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, टैक्स डिडक्शन नहीं हुआ है। What would be the consequences of non-deduction of tax at source by Delta Limited on these amounts during the financial year 1920? तो हमको पूछा है नॉन डिडक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस। Assuming that resident pays in all cases mentioned below have not paid the tax if any which was required to be deducted by Delta. ये क्यों लिखा है वो मैंने आगे जो बाकी रखा ना उसको रिप्रेजेंट करता है, अभी उसकी चिंता ना करो फ्रेंड्स। Salary to its employees credited and paid in March 2020 rupees 12 lakhs। तो फ्रेंड्स पहले ये समझना पड़ेगा कि ये सैलरी जो हमने एम्प्लॉयज को पे किया है, क्रेडिट एज वेल एज पेमेंट इज इन मार्च 2020, उसका टैक्स का डिडक्शन की रिक्वायरमेंट कब आती है, हमको पहले क्या समझना पड़ेगा, व्हेन इज टैक्स रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड ऑन दिस अमाउंट ऑफ सैलरी। तो फ्रेंड्स देखो मैंने हिंट रखी है एक्सक्लूसिवली आपके लिए। इन केस ऑफ सैलरी टैक्स इज टू बी डिडक्टेड अंडर 192 नंबर सेक्शन सॉरी एट द टाइम ऑफ पेमेंट। मतलब जब सैलरी का आप पेमेंट करोगे तब उस पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो जब रिक्वायरमेंट है तब डिडक्ट नहीं किया तो रिटर्न फाइलिंग के पहले डिपॉजिट नहीं किया तब डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा।
चलो एक बार चेक करो, ये क्रेडिट एंड पेमेंट मार्च 20 में था, तो मार्च 20 में डिडक्ट किया ना, इंफॉर्मेशन तो पता चल चुकी है, जो आप चेक कर सकते हो, इट इज विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस सिचुएशन फ्रेंड्स, ये 12 लाख रुपीस का आपने डिडक्शन, मतलब 12 लाख रुपीस के ऊपर आपने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया है, तो फ्रेंड्स 12 लाख रुपीस का आप चेक करो 30%, मीनिंग देयर बाय, यहां पे लिख दो फ्रेंड्स आंसर नंबर ए, 3,60,000 का आपका डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा, बिकॉज आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है। डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन विच वॉज क्रेडिटेड इन मार्च, मतलब मेरे अकाउंट्स में मैंने क्रेडिट कब कर दिया उसको, मार्च महीने में, एंड पेड इन अप्रैल 20, उसका एक्चुअल पेमेंट कब होता है, इट इज 2020 रुपीज 28,000। तो क्वेश्चन ये आता है डायरेक्टर के रेम्यूनरेशन के ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट कब है। सैलरी के ऊपर तो हमने पढ़ लिया सेक्शन 192 विच इज एट द टाइम ऑफ पेमेंट, बट वाइल लेटर से हम जब डिटरमाइन कर रहे हैं डायरेक्टर्स के रेम्यूनरेशन के ऊपर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसका टैक्स डिडक्शन कब करना है, चेक करो। इन केस ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। मतलब जब बात आती है फ्रेंड्स डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन की, टैक्स का डिडक्शन कब करना है, इट इज फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट, एक्चुअल पेमेंट क्या करेंगे, व्हिचएवर इज अर्लियर। क्लियर। सैलरी में टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट पेमेंट के टाइम है, एंड डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन में क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, ये पॉइंट के ऊपर आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आने वाली है। देखो फ्रेंड्स, यहां पे आपने क्रेडिट किया है मार्च 20 में, पेमेंट किया है अप्रैल 20 में, व्हेन आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स, इट इज क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, मीनिंग दैट बाय मुझे मार्च 20 में, मतलब प्रीवियस है 1920 में, उसके ऊपर डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आई। सपोज एज पर टीडीएस प्रोविजंस पेमेंट के टाइम रिक्वायरमेंट आई टीडीएस की, पेमेंट के टाइम मुझे डिडक्ट करना था टैक्स, तो फ्रेंड्स मेरा जो डिसअलाउंस है वो अप्रैल 20 मतलब ईयर 2021 में डिसअलाउंस आता। मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप समझ रहे हो बरोबर, कब टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है हमारे सिनेरियो में डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन में, इट इज फ्रेंड्स क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। बट सपोज एज पर लॉ, एज पर टीडीएस प्रोविजंस, डिडक्शन की रिक्वायरमेंट पेमेंट के टाइम आई, तो मेरा पेमेंट तो अप्रैल 20 में हुआ है विच इज 2021, तो उस साल में डिसअलाउंस आएगा। इस साल प्रीवियस 1920 में डिसअलाउंस नहीं आता, बट हमारे केस में डिडक्शन की रिक्वायरमेंट कब है, क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर, मीनिंग देयर बाय मार्च 20 में टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है जो हमने नहीं किया है, तो उसका 30% डिसअलाउंस आएगा, मतलब 28,000 का 30% इट कम्स टू 8400, ये डिसअलाउंस आने वाला है। मतलब इसमें 360 में ऐड कर दूंगा तो टोटल डिसअलाउंस मेरा कितना हो जाएगा, 386,400। तो इतना डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा फ्रेंड्स डेल्टा लिमिटेड को फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। देन जब भी सब्सिक्वेंट में डिडक्शन करके एक्चुअल डिपॉजिट हो जाएगा तो सब में वापस भरना हो जाएगा। चलो आगे बढ़े क्वेश्चन में। वुड योर आंसर चेंज इफ डेल्टा लिमिटेड हैज डिडक्टेड टैक्स, वो टैक्स डिडक्ट कर दिया ऑन डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन इन अप्रैल 20 में टैक्स का डिडक्शन कर दिया। डिडक्शन के टाइम वापस एक बार आपका अलाउंस नहीं होगा, डिपॉजिट के टाइम अलाउंस होगा एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड रेमिट, हाँ गवर्नमेंट को रेमिट करना इंपॉर्टेंट है, रेमिटेड इन जुलाई 2020, मतलब जो रेमिटेंस जुलाई 2020 में हो जाता है तो वापस उसका हम क्या क्लेम करेंगे, डिडक्शन। तो फ्रेंड्स जब रेमिटेंस होता है तो वापस एक बार आपका जो डिसअलाउंस था वो यहाँ पे अलाउंस हो जाएगा। अब उसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे डेफिनेट बेसिस के ऊपर, कितना 8400 का आप क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। बोलो क्लियर फ्रेंड्स, होपफुली सब कुछ हमारे मन में क्लियर है। वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, आउटसाइड इंडिया जो भी आपने पेमेंट किया, इंडिया में इंडिया में आपने नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करके फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया तो उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन करना था, आपने नहीं किया तो रिटर्न फाइलिंग के पहले डिपॉजिट नहीं किया, करंट ईयर के प्रीवियस 1920 के रिटर्न फाइलिंग के पहले डिपॉजिट नहीं किया, आपका 100% डिसअलाउंस आएगा। एंड फ्रेंड्स रेसिडेंट को आपने पेमेंट किया है जहां पे टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है, नंबर 1 आप डिडक्ट नहीं करते हो, नंबर 2 डिडक्ट करके आप रिटर्न फाइलिंग के पहले डिपॉजिट नहीं करते हो, तो वापस एक बार उसका 30% डिसअलाउंस आपको अट्रैक्ट करना होगा फ्रेंड्स। ओके, जब आप उसको एक्चुअल डिपॉजिट करोगे गवर्नमेंट को सब्सिक्वेंट ईयर्स में, वहां पे उसका क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन। बोलो बेसिकली प्रोविजन हमारे मन में क्रिस्टल क्लियर हो चुके हैं फ्रेंड्स। एक और एग्जांपल है फ्रेंड्स हमारे पास, बट वो हम सॉल्व करें
चलो कर ही देते हैं, बाद में जो पेंडिंग पार्ट है वो खत्म करते हैं। चलो मेरा काम खत्म, आपका काम शुरू। वीडियो पॉज, क्वेश्चन को पहले आप रिफर करोगे, बाद में ही आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। चलो फ्रेंड्स, आगे सॉल्यूशन मैं ट्राई कर रहा हूं। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 1920 द फॉलोइंग पेमेंट्स एक्सपेंडिचर वर मेड और incurred by Mr. Yuan Raja sorry friends, a resident individual whose turnover during the year ending 31st March 19 was 99 lakhs. Okay, तो लास्ट ईयर के टर्नओवर की इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है। इट इज 99 lakhs of rupees. Number 1, interest of rupees 12,000 was paid to Rahman and Company, a resident partnership firm, without deduction of tax at source. 12,000 का इंटरेस्ट का पेमेंट किया है विदाउट टीडीएस। 3 lakhs सैलरी वॉज पेड टू रेसिडेंट इंडिविजुअल विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। प्रोविजन नहीं फुलफिल कर रहा है ये टीडीएस के। कमीशन ऑफ 16,000 वॉज पेड टू मिस्टर विद्यासागर ऑन 2 जुलाई 19 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स। नहीं डिडक्ट हो रहा है टैक्स। बोलो, ब्रीफली डिस्कस वेदर एनी डिसअलाउंस अराइजेस अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 40A1 है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। वापस एक बार थोड़ा हिंट आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स। टीडीएस बाकी होगा तो ये काम आएगा, पता होगा तो फ्रेंड्स ये चकाचक क्लैरिटी आपके मन में आ जाएगी। फ्रेंड्स देखो, जनरल सेंस में आपको बताऊं तो जिसको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, जनरल सेंस में मैं बोल रहा हूं ध्यान से, जिसको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है उसको ही टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। मतलब जो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ को क्रॉस करेगा तो मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा तो ही मुझे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, तो ही मुझे टैक्स डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। आप समझ रहे हो फ्रेंड्स? वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा, जो मेरा टर्नओवर 1 CR को क्रॉस करेगा तो मुझे ऑडिट की रिक्वायरमेंट है, मुझे टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा अंडर इनकम टैक्स। एंड जो मुझे टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट है तो ही मुझे टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल है, तो मुझे मेरे पेमेंट के ऊपर, एक्सपेंडिचर के ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आएगी जनरली। फ्रेंड्स, बट जब बात आती है सैलरी की सेक्शन 192 की, उसमें ऐसा नहीं है। उसमें क्या है, मेरा टर्नओवर नहीं फर्क पड़ता, मेरा टर्नओवर क्या है, मुझे टैक्स ऑलवेज डिडक्ट करना है मेरे एम्प्लॉय का, जब भी उसको मैं सैलरी पे करूंगा तब। डन? ये दो में डिफरेंस पता चला फ्रेंड्स? अभी देखो, हमारा फर्स्ट पेमेंट है इंटरेस्ट, सेकंड है सैलरी, थर्ड है कमीशन। तो फ्रेंड्स पहले ये समझना पड़ेगा कहां पे टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है। हिंट नंबर 1, obligation to deduct tax at source from interest paid to resident arises under section 194 capital A in case individual whose total turnover in immediately preceding year, मतलब previous year which is 18-19 exceeds what 1 crore। तो फ्रेंड्स यहां पे जब मैं इंटरेस्ट का पेमेंट करूंगा मुझे टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जब मुझे टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट ही ना हो, बिकॉज मेरा टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर का चेक करो, इट इज जस्ट 99 lakhs of rupees, so I am not required to let us say get my accounts audited. If I am not required to get my accounts audited, there is no requirement of TDS in this situation which is interest। तो फ्रेंड्स यहां पे कोई डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा, मेरा डिडक्शन मेरा फुल अवेलेबल हो जाएगा, जो कितना होगा ₹12,000 जो भी मैंने पे किया फुल्ली it would be allowed as what deduction। बोलो क्लियर? चकाचक। चलो आगे चेक करो, नो डिसअलाउंसेस इन फर्स्ट सिनेरियो। नंबर 2 चेक करो, the obligation to deduct tax at source under section 192 arises in the hands of all assessee employer even if turnover does not exceed rupees 100 lakhs in immediately preceding previous year। जब सैलरी की बात है कि सेक्शन 192 मैंने आपको भी बताया, तो फ्रेंड्स वहां पे टर्नओवर नहीं चेक करना आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर क्या है, आपको ऑलवेज टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, टीडीएस के प्रोविजन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जब 3 लाख रुपीज की बात आती है यहाँ पे मेरा डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा। डिसअलाउंस कितना होगा फ्रेंड्स? मेरा जो डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा वो 30% डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा, मतलब 3 lakhs का 30%। ये थोड़ा डिसअलाउंस जो मेरा अट्रैक्ट होगा वो आपको बता दूं फ्रेंड्स, कितना डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा 3 lakhs रुपीज में। इट वुड बी 30% ऑफ 3 lakhs, मीनिंग देयर बाय व्हाट 90,000। एंड जितना डिडक्शन मुझे मिल जाएगा वो बैलेंस होगा, इट वुड बी 3 lakhs minus 90,000 कम्स टू व्हाट 2,10,000। इतना मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा? डिडक्शन। इतना देर में रहेगा फ्रेंड्स। थर्ड आप चेक करो, कमीशन ₹16,000, तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट ऑडिट होगा तो एप्लीकेबल है, ऑडिट नहीं होगा तो भी एप्लीकेबल है। एक बार चेक कर लो, दी ऑब्लिगेशन हिंट चेक करो, दी ऑब्लिगेशन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर 194H
इंटरेस्ट के लिए 194 कैपिटल है, सैलरी के लिए 192 है, लेट अस से जब कमीशन की बात आती है इट इज 194H फ्रॉम कमीशन पेड इन एक्सेस ऑफ ₹15,000, मतलब यहाँ पे लिमिट है 15,000 रुपीज की, तब जाकर आपको टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट आती है फ्रेंड्स। To a resident arises in case individual whose total turnover in immediately preceding previous year exceeds what 100 lakhs, मतलब जो टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे टीडीएस की भी रिक्वायरमेंट आने वाली नहीं है। डन। तो फ्रेंड्स मेरा टर्नओवर 99 लाख रुपीस का था, मतलब मुझे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, तो यहाँ पे कोई डिसअलाउंस नहीं आएगा, ये डिडक्शन मुझे पूरे पूरा अवेलेबल हो जाएगा। इट इज व्हाट ₹16,000 पूरे पूरा मुझे क्या मिलने वाला है डिडक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ही जगह पे डिसअलाउंस आएगा जो ये रहा विच इज 90,000, जहाँ पे मुझे ऑडिट एप्लीकेबल ना हो तो भी टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल, तो भी मुझे टीडीएस को कंप्लाई करना होगा। एंड जो सैलरी के केस में मैंने नहीं किया है तो फ्रेंड्स उसका 30% डिसअलाउंस यहाँ पे अट्रैक्ट होने वाला है। बोलो क्लियर? डन। होपफुली सब कुछ आपको चकाचक पता चल गया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो हमारा फोकस है वो थोड़ा पार्ट मैंने मिस किया, मतलब बाकी रखा था, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी ध्यान से देखो फ्रेंड्स। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा लास्ट टाइम हमारी फर्स्ट सेक्शन 40A, आपने जो भी आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया है, इंडिया में नॉन रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट को पेमेंट किया, फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया है, टैक्स डिडक्ट करना है। जो डिडक्ट नहीं किया डिसअलाउंस, डिडक्ट किया रिटर्न ऑफ फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले डिपॉजिट नहीं किया डिसअलाउंस, सब्सिक्वेंट जब भी उसको एक्चुअल डिडक्ट करके डिपॉजिट करोगे, जिस समय आपका डिपॉजिट होगा उस समय उसका डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट हमने जो भी डिस्कस किया इट वाज इन रिलेशन टू 40A1 है, रेसिडेंट को आपका पेमेंट है जिसके ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है, आपने डिडक्ट नहीं किया, डिडक्ट किया तो डिपॉजिट नहीं किया, तो फिर इस सिनेरियो में इस सिचुएशन में आपका जो भी टोटल पेमेंट होगा, टोटल एक्सपेंडिचर होगा, उसका 30% डिसअलाउंस आएगा। एंड फ्रेंड्स सब्सिक्वेंटली जब भी आप उसको एक्चुअल डिपॉजिट करोगे तब जाकर उसका क्या मिल जाने वाला है आपको डिडक्शन। बोलो क्लियर? डन। चलो फ्रेंड्स अभी देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, मैंने आपको पेमेंट किया, टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, प्लीज थोड़ा ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन, आपका ध्यान सख्त रिक्वायर्ड। फ्रेंड्स मैंने आपको पेमेंट किया जिसके ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट थी, मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, डिपॉजिट की बात तो दूर की है, मैंने टैक्स डिडक्ट ही नहीं किया। बट फ्रेंड्स है ना, आपने ये इनकम को, मेरा एक्सपेंडिचर है बिकॉज मैं आपको पे कर रहा हूं, आपकी इनकम है बिकॉज आप रिसीव कर रहे हो, तो फ्रेंड्स आपने उस इनकम को रिटर्न में डिस्क्लोज किया है, आपके रिटर्न में डिस्क्लोज किया है, जब रिटर्न फाइल करेंगे उसमें आपने डिस्क्लोज किया, उसके ऊपर अपने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया। प्लीज फ्रेंड्स आपका ध्यान सखत रिक्वायर्ड। मैंने कोई पेमेंट आपको किया जिसके ऊपर टीडीएस की रिक्वायरमेंट है, मुझे आपको टैक्स डिडक्ट करके ही रिमेनिंग अमाउंट पे करनी है। आई एम रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स ऑन पेमेंट विच आई एम मेकिंग टू यू। बट सपोज मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, बट आपने उस इनकम को रिटर्न में, आपके रिटर्न में डिस्क्लोज किया, उसके ऊपर जो भी रेलेवेंट टैक्स था वो आपने पे कर दिया। तो फ्रेंड्स गवर्नमेंट का पर्पस तो क्या है टीडीएस का, कि वो पेमेंट आप कंपल्सरी अपने रिटर्न में डिस्क्लोज करो, उसके ऊपर का टैक्स का पेमेंट करो, वो इंटेंशन है गवर्नमेंट का फॉर ऑल अबाउट टीडीएस प्रोविजन। गवर्नमेंट लाइक यू टीडीएस प्रोविजन, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि मैं आपको पेमेंट करूं बट आप उसको अकाउंटिंग ना करो, गवर्नमेंट को डिस्क्लोज ही ना करो वो आपकी इनकम। तो फ्रेंड्स मैंने गवर्नमेंट को बता दिया हो कि मैंने आपको ये पेमेंट किया है, तो कंपल्सरी आपको गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना ही पड़े वो इनकम, बिकॉज मैंने वो पेमेंट आपको डिडक्ट करके ही, डिपॉजिट डिडक्ट करके ही आपको किया है। एंड वो डिडक्शन मैंने गवर्नमेंट को बताया है कि इनको पेमेंट किया है, ये डिडक्शन उनका है, तो गवर्नमेंट क्रॉस वेरीफाई कर पाएगी कि आपका ये इनकम आपने बुक किया है कि नहीं किया। तो वो तो टीडीएस का इंटेंशन है। अभी आप समझो, मैंने डिडक्ट नहीं किया, एग्जाम्पल के तौर पे मैं भूल गया कि कोई रीजन से डिडक्ट मैंने नहीं किया, बट आपने आपके रिटर्न में डिस्क्लोज कर दिया है। पॉइंट नंबर 2, आपने वो इनकम के ऊपर टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो मेरी जो हमारा जो इंटेंशन है टीडीएस के पीछे वो सब तो हो गया। तो लोगों ने क्या बोला, तो डिसअलाउंस मेरे केस में नहीं आएगा। कितना गजब पॉइंट, कितनी गजब बात, आप समझे फ्रेंड्स एग्जैक्टली जो मैं कन्वे करना चाहता हूं। जो मैंने सॉरी डिडक्ट नहीं किया बट आपने उसको रिटर्न में डिस्क्लोज करके उसका जो भी रेलेवेंट टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया है, तो देयर इज नो क्वेश्चन कि वो डिसअलाउंस मुझे हो, बिकॉज जो गवर्नमेंट का पर्पस है वो सब हो जाता है। तो इस सिनेरियो में, इस सिचुएशन में मुझे डिसअलाउंस अट्रैक्ट नहीं होगा। चेक करो ध्यान से, इन केस असेसी मेरा नाम आया, फेल्स टू डिडक्ट द होल और एनी पार्ट ऑफ टैक्स ऑन सच सम but is not deemed as assessee in default under first proviso to 210 subsection 1 by reason that such pay, मतलब पेई आपकी बात हो रही है, मैं बना पेयर, आप बने पेई, such pay has furnished his return of income under 139
आपने कंडीशन नंबर 1 आपका रिटर्न फर्निश कर दिया है। कंडीशन नंबर 2 हैज टेकन इनटू अकाउंट सच अमाउंट फॉर कंप्यूटिंग इनकम इन सच रिटर्न ऑफ इनकम, आपने इस इनकम को आपके रिटर्न में डिस्क्लोज किया है। नंबर 3 हैज पेड टैक्स ड्यू ऑन इनकम डिक्लेयर्ड बाय हिम इन सच रिटर्न ऑफ इनकम एंड पेयर furnishes a certificate to this effect from accountant in such form as may be prescribed। सिंपल वर्ड्स में आपने उस चीज के ऊपर लेटर से या पीआर आप होंगे, सॉरी फ्रेंड्स, आपने यहाँ पे जो भी इनकम डिस्क्लोज की आपकी रिटर्न में उसके ऊपर आपने टैक्स का पेमेंट कर दिया है एंड उसका सर्टिफिकेट भी आप लेके आ जाते हो, तो इट वुड बी डीम्ड दैट assessee had deducted and paid the tax on such sum on the date on which return of income has been furnished by the payee। का मतलब वो मेरा पेमेंट मान दिया जाएगा जब आपने रिटर्न ऑफ इनकम फर्निश किया है, जब आपकी डेट ऑफ रिटर्न ऑफ फाइलिंग की होगी वो मेरे डिपॉजिट की डेट होगी एंड उस साल में मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन। मतलब जिस साल में आप रिटर्न फाइल करते हो एक्चुअल बेसिस के ऊपर, उस साल में मेरा डिपॉजिट माना जाएगा। बोलो पता चला एग्जैक्टली। वापस मैं रिपीट करना चाहूंगा, मैंने आपको पेमेंट किया है विदाउट डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, डिडक्ट नहीं किया टैक्स, बट आपने आपके रिटर्न में इस इनकम को डिस्क्लोज करके उसके ऊपर का टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो इट इज डीम्ड दैट मैंने टीडीएस के प्रोविजंस कंप्लाई कर दिए, ये टैक्स मैंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर दिया ऑन योर रिटर्न फाइलिंग की डेट एंड जो ईयर में आप रिटर्न फाइल करोगे उस समय उसका मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन। बोलो डन। तो फ्रेंड्स ऐसा हो सकता है कि 1920 में रिटर्न आपने ना फाइल किया तो 1920 में उसका मैं डिसअलाउंस अट्रैक्ट करूं, बट आपने रिटर्न फाइल कर दिया, इसके ऊपर का इनकम टैक्स का पेमेंट कर दिया है, तो जिस साल में रिटर्न फाइल किया उस साल में उसको मैं रिवर्स कर दूंगा, उतना मुझे क्या हो जाने वाला है, अलाउंस ऑफ डिडक्शन। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। डन। सिंस द डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न of income by pay is taken to be date on which the payer has deducted tax at source and paid the same, such expenditure in respect of which payer has failed to deduct tax shall be disallowed in 40 and in the year in which such expenditure is incurred। ये मैंने आपको भी एक्सप्लेन किया कि फ्रेंड्स देखो, प्रीवियस ईयर 1920 में मैंने आपको पेमेंट किया था, 2 मिनट समझ लो, मैंने आपको पेमेंट किया था, टैक्स डिडक्ट नहीं किया था, बट आपने प्रीवियस ईयर 2021 रिटर्न फाइलिंग की डेट आपके एग्जांपल के तौर पे 31 जुलाई थी, 31 जुलाई 2020 को रिटर्न आपने फर्निश किया, उसमें उस इनकम को डिस्क्लोज करके टैक्स का पेमेंट कर दिया। तो फ्रेंड्स जो साल में मैंने आपको पेमेंट किया और जो साल में उसका बुकिंग हुआ है उस साल में उसका डिसअलाउंस आ जाएगा विच इज 30% और इस केस में भी 100%। एनआर को पेमेंट होगा तो 100% डिसअलाउंस होगा, आर को पेमेंट होगा तो 30% का डिसअलाउंस आएगा। मतलब इस साल में 1920 में उसका डिसअलाउंस आएगा, मे बी 30 में भी 100%, पर जिस साल में आप रिटर्न फाइल कर देते हो उस साल में मुझे उसका क्या मिल जाने वाला है, डिडक्शन। जो मेरा डिसअलाउंस था यहाँ पे कन्वर्ट होकर क्या हो जाने वाला है, डिडक्शन। पूरा पता चला। However, such expenditure will be allowed as deduction in subsequent year in which the return of income is furnished by the payee, since tax has deemed to have been deducted and paid by the payer in that year। मतलब मेरा डिडक्शन जो भी मुझे करना था वो मैंने गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया, ऐसा कब माना जाएगा, जब आप रिटर्न फाइल करेंगे उस दिन मेरा पेमेंट गवर्नमेंट को किया है, ऐसा डीमिंग फिक्शन गवर्नमेंट ने इंपोज किया है। मीनिंग देयर बाय जिस साल में आप टैक्स को डिपॉजिट कर रहे हो, जिस साल में आपका टैक्स जिस साल में आप रिटर्न फाइल कर रहे हो उस साल में मेरा ये डिसअलाउंस रिवर्स होकर डिडक्शन के तौर पे अलग हो जाने वाला है। बोलो क्लियर, चकाचक। अभी हमारे क्वेश्चन में अब देखो तो क्या लिखा था, चेक करो फ्रेंड्स। डेल्टा लिमिटेड credited the following amounts to the account of resident pay in the month of March 20 without deduction of taxes। So टैक्स का डिडक्शन नहीं हुआ है। What would be the consequence of non-deduction of tax by Delta on this amount during the financial year 1920, assuming that resident pay, अब important शुरू हुआ, assuming that resident pay in all the cases mentioned below have not paid the tax if any which was required to be deducted। मतलब वो जो टैक्स का पेमेंट सब्सिक्वेंट ईयर में कर देते तो मुझे उसका रिटर्न फाइल कर देते, रिटर्न में उस इनकम को डिस्क्लोज कर देते, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कर देते, तो मेरे लिए एज गुड एज पेमेंट गवर्नमेंट को टैक्स का हो चुका है ऐसा माना जाएगा एंड उस समय मुझे क्या मिल जाता है, डिडक्शन। तो ना, तो ये हमको ध्यान में रखना है। गवर्नमेंट का इंटेंशन फुलफिल हो जाता हो तो हमको डिसअलाउंस का कोई खास पॉइंट रहता नहीं। हाँ, प्रीवियस 1920 में डिसअलाउंस हो जाएगा, पर जब आप रिटर्न फाइल करोगे उसमें इनकम को डिस्क्लोज करोगे, उसमें टैक्स का पेमेंट करोगे, उस समय मुझे क्या मिल जाने वाला है, उसका डिडक्शन। बोलो क्लियर फ्रेंड्स, डन। ओके, आगे के डिसअलाउंस यहाँ का सेशन हम यहाँ पे कंक्लूड करेंगे, पर फ्रेंड्स आगे का डिसअलाउंस हम 48 टू शुरू करें उसके पहले ये स्लाइड टेक्निकल था, थोड़ा इंपॉर्टेंट था। वापस एक बार वीडियो देखना हो तो वीडियो देख लो, अदरवाइज इतना कंटेंट तो खास 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 रिफर करके ही आगे के आप वीडियोस कंटिन्यू करना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फ्रेंड्स।
हाय फ्रेंड्स, इम्परमिसिबल डिडक्शंस में आगे बढ़ते हुए सर्टेन डिडक्शंस जो लॉ अलाउ नहीं करेगा आपको, उसका डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा, उसमें फ्रेंड्स आगे बढ़ते हुए हमारा फर्स्ट जो हमने सेशन डिस्कस किया था इसके बारे में, वो टीडीएस के प्रोविजंस थे। फ्रेंड्स देखो, आपने आउटसाइड इंडिया पेमेंट किया हुआ है और लेटेस्ट से आपने इंडिया में नॉन कॉर्पोरेट नॉन रेसिडेंट एसएससी को पेमेंट किया है और फॉरेन कंपनी को पेमेंट किया है, जिसके ऊपर आपने टैक्स डिडक्ट नहीं किया है। डिडक्ट किया है तो रिटर्न ऑफ इनकम फाइलिंग के पहले उसको डिपॉजिट नहीं किया है, तो फ्रेंड्स आपका 100% डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा, ₹1 का डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। सब्सिक्वेंट में जब उसको आप एक्चुअल डिपॉजिट करोगे उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया था 40A1 है, मीनिंग बाय लेटेस्ट आपने कोई भी रेसिडेंट को पेमेंट किया जिसके ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है एंड आपने जो टैक्स डिडक्शन नहीं किया है तो फ्रेंड्स 30% डिसअलाउंस आएगा। डिडक्शन किया है बट रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले डिपॉजिट नहीं किया है तो भी फ्रेंड्स 30% डिसअलाउंस अट्रैक्ट होने वाला है एंड जब आप उसको एक्चुअल डिपॉजिट करोगे उसका क्या क्लेम कर पाएंगे? डिडक्शन। ये बाद में लास्ट में डिस्कस किया था, ध्यान में रखने का। जो फ्रेंड जो पेई है जिसको मैंने पेमेंट किया है वो रिटर्न फाइल करता है, उसमें उस इनकम को डिस्क्लोज करके रेलेवेंट उसका जो भी टैक्स है वो पे कर देता है, तो रिटर्न फाइलिंग की डेट मेरे वो टीडीएस मतलब जो भी मैंने टैक्स डिडक्ट किया उसका पेमेंट की डेट मानते हुए उस साल में उसका मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा? डिडक्शन। ओके, ये जो टेक्निकल डिस्कशन था उसको खत्म करते हुए फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे आज डिसअलाउंसेस में। आज बहुत बहुत सिंपल डिस्कशन, इट इज इन रिलेशन टू 40A2। देखो फ्रेंड्स क्या कहता है ये 40A2, बहुत इंटरेस्टिंग चीज। एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ टैक्स और सेज विच इज लेविड ऑन प्रॉफिट्स। फ्रेंड्स कौन सा टैक्स प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है? ऑब्वियसली इट इज फ्रेंड्स इनकम टैक्स। तो फ्रेंड्स इनकम टैक्स कहता है आपको इनकम टैक्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली फ्रेंड्स ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है। आज मैं एसएससी हूं, इंडिविजुअल हूं, तो मुझे पर्सनल बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स का पेमेंट करना है, तो दैट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन। एंड फ्रेंड्स सपोज इसका डिडक्शन अलाउ कर भी देंगे तो एक लूप क्रिएट होगा। आप समझे? देखो मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं फ्रेंड्स। अभी देखो फ्रेंड्स, सपोज मेरा प्रॉफिट आया एग्जांपल के तौर पे 100 रुपीज, उसके ऊपर एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स हुआ मेरा 20 रुपीज। ओके, चलो अभी सपोज ये इनकम टैक्स का डिडक्शन मुझे अलाउ होता है एग्जांपल के तौर पे, तो फ्रेंड्स इस इनकम टैक्स को मैं यहां पे मेंशन करूंगा, इनकम टैक्स 20 रुपीज, ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 80 रुपीज। समझा? वापस एक बार उसके ऊपर का इनकम टैक्स, गेटिंग माय पॉइंट? उसके ऊपर का इनकम टैक्स कितना हुआ? इसका 20% करें आप तो लगभग इट इज वुड बी 16 रुपीज, तो वापस एक बार ये 16 हो गया, तो वापस एक बार ये प्रॉफिट कम हो गया, मतलब ये अननेसेसरी लूप क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि इनकम टैक्स का डिडक्शन आपको अलाउ होने वाला नहीं है। ओके, स्ट्रेट अवे इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर। लॉ का ऐसा एक्सप्लेनेशन है, इट इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर एंड देयरफॉर इट इज नॉट अलाउड एज व्हाट? डिडक्शन। बोलो क्लियर? आगे बढ़े फ्रेंड्स। अभी देखो एक बहुत अच्छा सा आपको कंक्लूजन बता दूं, आपके लिए बहुत 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 काम आएगा फ्रेंड्स। देखो अभी फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं जब इनकम टैक्स की, तो फ्रेंड्स हमारा होगा इनकम टैक्स के ऊपर का इंटरेस्ट। सपोज हमने लेट पेमेंट किया, लेट डिपॉजिट किया इनकम टैक्स का, तो उसके ऊपर का हमारा इंटरेस्ट एलिमेंट। एंड फ्रेंड्स हमने कभी कभी इनकम टैक्स प्रोविजंस का वायोलेशन किया तो उसके ऊपर का क्या हमको पे करना पड़ेगा? पेनल्टी। डन? तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा इनकम टैक्स, उसके ऊपर का इंटरेस्ट, उसके ऊपर की पेनल्टी। ओके, नेक्स्ट एलिमेंट होगा फ्रेंड्स हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, लेट अस से जीएसटी, लेट अस से कस्टम्स एक्सेट्रा। ओके, इट इज अवर इनडायरेक्ट टैक्स। फ्रेंड्स ये इनडायरेक्ट टैक्स उसका भी इंटरेस्ट हो सकता है, सपोज उसको मैंने लेट डिपॉजिट किया तो उसका भी मुझे इंटरेस्ट पेबल आएगा। एंड फ्रेंड्स नेक्स्ट आएगा उसकी पेनल्टी। तो फ्रेंड्स इस चीज में से किसका डिडक्शन मिलेगा, किसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसका क्रिस्टल क्लियर डिस्कशन इस लेवल के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर करना बहुत जरूरी बन जाता है। अभी चेक करो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स मुझे डिडक्शन के तौर पे नहीं मिलेगा, देयरफॉर उसका इंटरेस्ट, उसकी पेनल्टी भी डिडक्शन के तौर पे मुझे नहीं मिलेगा। ये फ्रेंड्स मगज में फिट कर दो, मगज में फिक्स कर दो, एकदम इंपॉर्टेंट, सख्त इंपॉर्टेंट, ध्यान देना जैसा पॉइंट। इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेनल्टी का भी डिडक्शन आपको अलाउ होने वाला नहीं है। जब बात आती है फ्रेंड्स इनडायरेक्ट टैक्स की, जब बात आती है हमारे जीएसटी की, तो फ्रेंड्स ये इनडायरेक्ट टैक्स का डिडक्शन आपको मिलेगा, बिकॉज ये जो इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। अब यहां पे चेक करो, टैक्स सेज लेविड ऑन प्रॉफिट्स। जो कोई टैक्स प्रॉफिट्स के ऊपर लगता है तो उसके ऊपर का डिडक्शन आपको मना कर दिया, उसके ऊपर डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। जब बात आती है फ्रेंड्स जीएसटी की इनडायरेक्ट टैक्स की, ये आपके गुड्स के ऊपर है या आपके सर्विसेज के ऊपर है, गेटिंग माय पॉइंट? तो फ्रेंड्स ये जो जीएसटी पोर्शन है, ये जो जीएसटी एलिमेंट है, उसका डिडक्शन आपको डेफिनेटली बेसिस के ऊपर अलाउ होगा, उसका इंटरेस्ट भी आपको अलाउ होगा। बट फ्रेंड्स याद करो, कोई भी अपने प्रोविजंस का वायोलेशन किया
कोई भी आपने ऐसा काम किया विच इज अगेंस्ट द लॉ, विच इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ, तो 37(1) याद आया फ्रेंड्स, डिडक्शन परमिसिबल में लास्ट पॉइंट था सेक्शन 37 जनरल डिडक्शंस, याद आया। तो ये पेनल्टी जो आपने पे की है और ये जो पेनल्टी पोर्शन है वो आपको वहां से डिसअलाउंस हो जाएगा, बिकॉज यू आर वायोलेटिंग अ प्रोविजन, यू आर वायोलेटिंग एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द लॉ, सो ये आपका डिसअलाउ हो जाएगा, इसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। बोलो ध्यान रहेगा फ्रेंड्स, याद रहेगा। इनकम टैक्स डिडक्शन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट का डिडक्शन नहीं मिलेगा, पेनल्टी का डिडक्शन भी मिलने वाला नहीं है। इन शॉर्ट इनकम टैक्स का ना इंटरेस्ट ना पेनल्टी अवेलेबल, बट जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात आएगी, जीएसटी कस्टम्स है, उसका डिडक्शन डेफिनेटली बेसिस के ऊपर आपको अलाउ होगा। इसका इंटरेस्ट का डिडक्शन भी आपको मिलेगा, बट उसकी पेनल्टी का डिडक्शन फ्रेंड्स आपको अलाउ होने वाला नहीं है। बोलो क्लियर, डन। तो ये ध्यान में रखना है हमको, परमिसिबल डिडक्शंस। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स 48(2)(b। क्या कहता है 48(2)(b? ध्यान से अभी देखो फ्रेंड्स, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत गजब। Any amount paid by way of royalty, license fees, service fees, privilege fees, service charges, etc., which is levied exclusively on or any amount appropriated, directly or indirectly from state government undertaking by state government। पहले नजर में तो पता ही ना चले एग्जैक्टली ये क्या कहना चाहता है, एक बार ध्यान से पढ़ो, बाद में उसको मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन कर रहा हूं फ्रेंड्स आपको। एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फीस, सर्विस फीस, प्रिविलेज फीस, सर्विस चार्जेस एक्सेट्रा व्हिच इज लेविड एक्सक्लूसिवली ऑन और एनी अमाउंट अप्रोप्रिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बाय स्टेट गवर्नमेंट। ओके, अभी देखो समझाओ फ्रेंड्स एग्जैक्टली क्या हुआ। फ्रेंड्स देखो, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम है ना एग्जैम्प्ट है, प्लीज बरोबर समझने का ट्राई करो। स्टेट गवर्नमेंट की इनकम एग्जम्प्ट है, बट जब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की, उसकी इनकम एग्जम्प्ट नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जो भी इनकम अर्न करे उसके ऊपर एग्जम्पशन है, बट इट इज नॉट द सेम इन केस विद स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, उसकी इनकम तो टैक्सेबल है फ्रेंड्स। ओके, तो अभी देखो क्या हुआ एग्जैक्टली। अभी देखो फ्रेंड्स, यहां पे जितना भी प्रॉफिट आएगा सारा एग्जैम्प्ट, यहां पे जितना भी प्रॉफिट आएगा सारा टैक्सेबल। अभी स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेटली देखो, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है तो अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में ही है, स्टेट गवर्नमेंट के लेटर से कंट्रोल में ही है। तो फ्रेंड्स ऑलवेज स्टेट गवर्नमेंट क्या सोचे कि यहां पे मैं रॉयल्टी, कौन से नाम लिए थे जरा चेक करो, रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी, सर्विस चार्जेस वगैरह वगैरह अलग अलग नाम से यहां पे मैं एक्सपेंडिचर को डेबिट करूंगा। तो ये प्रॉफिट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। एंड ये किसकी इनकम, स्टेट गवर्नमेंट की इनकम। यहां पे प्रॉफिट प्लस होता जाएगा। यहां पे तो प्रॉफिट कितना भी प्लस हो क्या फर्क पड़ता है, बिकॉज ये प्रॉफिट्स तो ऑलवेज एग्जम्प्ट है। अब समझे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे कंपनी सेक्रेटरी, ये प्रॉफिट तो ऑलवेज एग्जम्प्ट है। कितना भी प्रॉफिट यहाँ पे प्लस हो जाए फर्क ही नहीं पड़ता। बट जब बात आती है स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग की, डेफिनेटली फर्क पड़ता है, बिकॉज ये जितना प्रॉफिट कम आएगा उतना हमको टैक्स का पेमेंट कम करना पड़ेगा। तो ये मैकेनिज्म चल रहा था, इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई भी पेमेंट स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करेगा, स्टेट गवर्नमेंट को डिसअलाउ डिडक्शन नहीं मिलेगा उस एक्सपेंडिचर के ऊपर, वे उस डिडक्शन के ऊपर रिस्ट्रिक्शन इंपोज कर दिया। अभी चेक करो, एनी अमाउंट पेड बाय वे ऑफ रॉयल्टी, लाइसेंस फी, सर्विस फी, प्रिविलेज फी, सर्विस चार्जेस एक्सेट्रा विच इज लेविड एक्सक्लूसिवली ऑन और एनी अमाउंट अप्रोप्रिएटेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, यहां पे फ्रेंड्स आएगा टू स्टेट गवर्नमेंट, तो वो डिसअलाउ हो जाएगा, उसके ऊपर रिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है। अब समझे ना फ्रेंड्स, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग यहां पे था, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कुछ भी डेबिट करेगा विच द पेमेंट ऑफ इज मेड टू स्टेट गवर्नमेंट, उसको डिसअलाउ कर दिया, उसके ऊपर रिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। डन। चलो डिसअलाउंस में आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स हमारे पास नेक्स्ट है 48(3). चेक करो फ्रेंड्स, व्हाट इज एग्जैक्टली 48(3). ये फ्रेंड्स टीडीएस के बारे में वापस एक बार, एकदम सिंपल। एनी सम विच इज चार्जेबल अंडर हेड सैलरी इफ इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू अ नॉन रेसिडेंट एंड इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड thereon, नॉट डिडक्टेड therefrom अंडर चैप्टर XBIIB, तो फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको डिसअलाउंस आएगा, पूरा डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। तो दो बातें हैं फ्रेंड्स यहाँ पे, सैलरी विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया, ध्यान रखने का,
एंड टू अ नॉन रेसिडेंट, मतलब ये जो क्लॉज और ये जो हमारे पास सेक्शन है वो खाली फ्रेंड्स सैलरी के लिए एप्लीकेबल है। तो सैलरी का पेमेंट आप कहां पे कर रहे हो, आउटसाइड इंडिया कर रहे हो, नॉन रेसिडेंट को कर रहे हो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई डिसअलाउंस 100% डिसअलाउंस अट्रैक्ट हो जाएगा। जो आपने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया, डिडक्ट करके उसको डिपॉजिट नहीं किया, तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा डिसअलाउंस आपको अट्रैक्ट होने वाला है। आगे फ्रेंड्स आपने देखा था इट वॉज एनी पेमेंट आउटसाइड इंडिया और टू नॉन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट इन इंडिया और टू फॉरेन कंपनी, तो फ्रेंड्स डिसअलाउंस 100% अट्रैक्ट हो रहा था। रेसिडेंट को करेंगे जहां पे टीडीएस का जो भी प्रोविजन आपने फुलफिल नहीं किया तो 30% डिसअलाउंस था। ये बात हो रही है फ्रेंड्स सैलरी जो आउटसाइड इंडिया पेमेंट हो रहा है, वो आउटसाइड इंडिया किसी को भी पेमेंट हो सकता है, इट मे बी टू रेसिडेंट, इट मे बी नॉन रेसिडेंट, उस सबको फर्क नहीं पड़ेगा। बट जो सैलरी का पेमेंट आपने आउटसाइड इंडिया किया और नॉन रेसिडेंट को पेमेंट किया कोई भी जगह पे, तो फ्रेंड्स आपका जो मतलब टीडीएस के प्रोविजन आपने सेटिस्फाई नहीं किया, उसको फुलफिल नहीं किया, तो फ्रेंड्स 100% डिसअलाउंस इस केस में आने वाला है। बोलो क्लियर, डन, चकाचक, बोलो आगे बढ़े। इसमें फ्रेंड्स एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं। आगे फ्रेंड्स क्या था पता है, आप डिपॉजिट करते थे हमारे टैक्स को, मतलब जो आपने टैक्स डिडक्ट किया था वो डिपॉजिट करते थे रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले, तो भी डिडक्शन आपको उसका अवेलेबल था। फ्रेंड्स यहाँ पे तो एक दिन का डिले किया ना फ्रेंड्स आपने, जो भी टीडीएस डिपॉजिट की डेट होगी उसमें एक दिन का आपने डिले किया, डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। अब चेक करो, एनी सम विच इज चार्जेबल अंडर इट सैलरी इफ इट इज पेबल आउटसाइड इंडिया और टू नॉन रेसिडेंट एंड इफ टैक्स हैज नॉट बीन पेड thereon, नॉट डिडक्टेड therefrom अंडर चैप्टर टीडीएस, मतलब जो टीडीएस की डेट्स है वो आपने फॉलो नहीं की, स्टोरी खत्म, एक दिन का डिले है, वो डिसअलाउंस अट्रैक्ट करने वाला है। तो ये बहुत बड़ी बात थी हमारे ये पॉइंट में जो मैंने आपको कन्वे किया फ्रेंड्स। डन, 40A4 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स, उसको आरओ कर दो, रीड ऑनली, एग्जाम के लिए आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट इज रीड ऑनली। ओके चलो हम आगे बढ़ते हैं 40A5। चलो फ्रेंड्स देखो अभी क्या हुआ फ्रेंड्स, शायद आपको ये पता होगा कि एम्प्लॉयर जो होता है ना, एम्प्लॉई को सैलरी भी दे सकता है एंड परक्यूजिट्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, इसको बोलेंगे पर्क्स। ओके चलो, ये सैलरी हो कि ये परक्यूजिट्स हो, उसके ऊपर कौन टैक्स पे करेगा, उसके ऊपर एम्प्लॉई टैक्स पे करेगा, ये हमको पता है, हम डिस्कस करके बैठे हैं। एम्प्लॉयर जो भी एम्प्लॉई को सैलरी का पेमेंट करेगा, जो भी पर्क्स का पेमेंट करेगा, उसके ऊपर एम्प्लॉई इज द पर्सन सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ओके अभी देखो फ्रेंड्स, सपोज ये परक्यूजिट्स के ऊपर, सपोज ये परक्यूजिट्स के ऊपर टैक्स का पेमेंट जो एम्प्लॉई करने वाला था उसकी जगह एम्प्लॉयर कर रहा है, मीनिंग देयर बाय एम्प्लॉयर क्या करेगा, सैलरी तो पे करेगा ही करेगा, परक्यूजिट्स को प्रोवाइड करेगा ही करेगा। इन एडिशन टू दैट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बिहाफ पे ये परक्यूजिट्स के ऊपर टैक्स का पेमेंट भी कर देगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी, पता चला एम्प्लॉयर जो है इट इज मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्सेस ऑन परक्यूजिट्स which is on behalf of employee, तो उसका डिसअलाउंस यहां पर अट्रैक्ट होगा which is 40A5। चेक करो फ्रेंड्स रीडिंग पहले एक बार, टैक्स पेड ऑन परक्यूजिट्स ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय इज व्हाट नॉट डिडक्टेबल, उसके ऊपर डिडक्शन एम्प्लॉयर क्लेम नहीं कर पाएगा, उसको अवेलेबल होने वाला नहीं है। मैं रिपीट करना चाहूंगा, एम्प्लॉई जो भी सैलरी रिसीव करेगा, जो भी परक्यूजिट रिसीव करेगा, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट कौन करेगा, उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट एम्प्लॉई करने वाला है। बट सपोज एम्प्लॉई की जगह वो पेमेंट एम्प्लॉयर कर देता है, परक्यूजिट्स की स्पेसिफिकली बात हो रही है, तो परक्यूजिट्स का पेमेंट सपोज लेटर से उसके ऊपर का टैक्स एम्प्लॉई की जगह एम्प्लॉयर पे कर देता है, तो उसका डिसअलाउंस अट्रैक्ट होगा, उसका डिडक्शन 40A5 मना कर रहा है, इट इज स्पेसिफिकली डिसअलाउड। चेक करो फ्रेंड्स, इन केस ऑफ एम्प्लॉई deriving income in the nature of perquisites which is other than monetary payment, the amount of tax on such income paid by his employer is exempt from tax in the hands of employee। मतलब ये जो भी let us say taxes payment हो रहा है, टैक्स ऑन परक्यूजिट्स का जो भी पेमेंट हो रहा है वो एम्प्लॉय के एंड्स में एग्जम्प्ट है। वापस एक बार लूप ना क्रिएट हो, उस इंटेंशन से एग्जम्पशन प्रोवाइड किया गया है। तो ये जो भी टैक्स एम्प्लॉयर ने पे किया, जो एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो एम्प्लॉय के एंड्स में एग्जम्प्ट है। ओके, correspondingly such payment is not allowed as deduction from the income of employer and thus payment of tax on perquisites by employer on behalf of employee will be exempt
from tax in the hands of employee but will not be allowable as deduction in the hands of employer. सिंपल वर्ड्स में जो भी टैक्स ऑन परक्यूजिट्स है वो सपोज एम्प्लॉयर पे कर देता है फ्रेंड्स, तो एम्प्लॉई के हैंड्स में एग्जम्प्ट हुआ, बट एम्प्लॉयर उसका क्या क्लेम कर, सॉरी उसके हैंड्स में डिसअलाउंस आएगा, उसका डिडक्शन वो नहीं क्लेम कर पाएगा. इट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड एज व्हाट, डिडक्शन. क्लियर, चकाचक, कंफर्टेबल. चलो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स 40B. अभी फ्रेंड्स जो भी डिस्कशन होगा इट विल in relation to a partnership firm, it will be in relation to LLP. थोड़े बेसिक बातें आपको कर दूं फ्रेंड्स. पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर को दो पेमेंट रिसीव होंगे, मेजरली आप चेक करो. फर्स्ट इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो रिसीव होने वाला है वो, एंड सेकंड होगा फ्रेंड्स इट इज रेम्यूनरेशन. ओके, वापस एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा. पार्टनरशिप फर्म LLP अपने पार्टनर्स को दो टाइप के पेमेंट करेगी. वन इज फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड वुड बी रेम्यूनरेशन जिसको बोलेंगे सैलरी. फ्रेंड्स ये अनलिमिटेड नहीं पे हो सकता, उसकी कुछ लिमिट्स है जो हमको फॉलो करनी है. बेसिक बात बताऊं फ्रेंड्स आपको, तो इंटरेस्ट की लिमिट है विच इज 12% पर एनम. सपोज पार्टनरशिप फर्म ने 16% पे किया है, 20% पे किया है, तो 12% के एक्सेस में जो भी होगा उसका डिसअलाउंस होगा, उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं हो सकता. पार्टनरशिप फर्म को अवेलेबल नहीं हो सकता, एलएलपी को अवेलेबल नहीं हो सकता. मतलब 12% के एक्सेस में जो भी इंटरेस्ट है उसका डिसअलाउंस है, फर्म एलएलपी कैन नॉट क्लेम इट एज डिडक्शन. नेक्स्ट है फ्रेंड्स रेम्यूनरेशन. उसकी कुछ लिमिट्स है, स्पेशल लिमिट्स है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ये बुक प्रॉफिट के हिसाब से आपका जो भी क्वांटम ऑफ डिडक्शन होगा वो लिमिट हो जाएगा. इसके बियॉन्ड यू कैन नॉट क्लेम डिडक्शन ऑन दिस पर्टिकुलर रेम्यूनरेशन विच इज पेड टू होम पार्टनर्स. क्या एग्जैक्टली प्रोविजंस है और जरा डिस्कस करते हैं. रेम्यूनरेशन पेड टू नॉन वर्किंग पार्टनर. फ्रेंड्स लॉजिकली नहीं है, जो वर्क करता है वो वर्किंग पार्टनर को आप सैलरी पे करो, उसको आप रेम्यूनरेशन पे करो, तो उसका डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा. इफ इट इज पेमेंट टू नॉन वर्किंग पार्टनर इट इज एब्सोल्युटली नॉट अलाउड एज व्हाट, डिडक्शन. उसका डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते. चेक करो फ्रेंड्स. Any salary, bonus, commission, remuneration by whatever name called to any partner who is not a working partner. If it is remuneration to working partner, then and only then it is allowed as deduction. But if it is to non-working partner, उसका deduction आपको नहीं मिल सकता friends. In the following discussion, the term remuneration is applied to denote payment in nature of salary, bonus, commission. सारा कुछ उसमें remuneration में आपको कवर कर लेने का. Next is friends, रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर बट नॉट ऑथोराइज बाय द डीड. फ्रेंड्स देखो, पार्टनरशिप डीड में ऑथोरिटी होनी चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म अपने वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे कर सकता है. तो नंबर वन, जो पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाइड नहीं है कि वर्किंग पार्टनर को कितना रेम्यूनरेशन मिलेगा, उसका कैलकुलेशन अवेलेबल नहीं है, उसका क्वांटम अवेलेबल नहीं है, तो भी वर्किंग पार्टनर को डिडक्शन अवेलेबल, तो भी वर्किंग पार्टनर को जो भी सैलरी का पेमेंट किया, रेम्यूनरेशन का पेमेंट किया, उसका डिडक्शन आप नहीं क्लेम कर सकते. इट इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन. बोलो क्लियर, चकाचक. नंबर वन, रेम्यूनरेशन जो भी नॉन वर्किंग पार्टनर को पे किया जाएगा उसका रिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा. पॉइंट नंबर टू, वर्किंग पार्टनर को पे किया जाएगा बट इफ इट इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय द डीड देन आल्सो इट इज नॉट एलिजिबल फॉर व्हाट, डिडक्शन. डन. तो दो बात आपको ध्यान में रखनी है. नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब इंटरेस्ट की बात है, चलो ये रेम्यूनरेशन की बात आती है तो खत्म ही कर देते हैं. रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर इन एक्सेस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है हमारा रेम्यूनरेशन, उसके ऊपर कुछ लिमिट है. क्या लिमिट है आप जरा चेक कर सकते हो, वो आपके बुक प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है. फ्रेंड्स जबरदस्त रेलेवेंट में रिपीट करना चाहूंगा. नंबर वन, वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन पे किया तो डिडक्शन मिलेगा. पॉइंट नंबर टू, वर्किंग पार्टनर को पे किया एंड वो ऑथोराइज, मतलब वो डीड से ऑथोराइज होना चाहिए, तब जब उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन. क्या लिमिट है आओ जरा चेक करते हैं. फ्रेंड्स बुक प्रॉफिट हमारा होगा, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका रेम्यूनरेशन. देखो फ्रेंड्स बरोबर समझ लो, बुक प्रॉफिट का मतलब क्या, पहले वो भी मन में क्वेश्चन आता है, वो समझेंगे लास्ट में. पहले बुक प्रॉफिट जो फ्रेंड्स आपका अप टू ₹3 लाख होगा. प्लीज समझो, बुक प्रॉफिट आपका अप टू ₹3 लाख हुआ तो फ्रेंड्स आपका जो डिडक्शन परमिसिबल होगा, रेम्यूनरेशन परमिसिबल होगा, वो कितना होगा, इट इज फ्रेंड्स 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, इतना क्या क्लेम कर पाएंगे आप, डिडक्शन. ओके, तो 3 लाख तक के बुक प्रॉफिट के ऊपर का डिडक्शन कितना, ₹1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर. एंड नंबर टू, ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट आपका डिडक्शन कितना बन जाएगा, 60% ऑफ बुक प्रॉफिट. फ्रेंड्स कैलकुलेशन करेंगे तो क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी. चलो मैं बुक प्रॉफिट मेंशन करूंगा, यहां पे हमको कंप्यूट करना है मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन. इट इज फ्रेंड्स मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन. चलो बुक प्रॉफिट, सपोज मेरा बुक प्रॉफिट फर्स्ट एग्जांपल में 1 लाख रुपए का है.
तो फ्रेंड्स मेरा बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख हुआ, एब्सोल्युटली यस। मेरा बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख हो गया तो डिडक्शन कितना मिलेगा 90% और ₹1,50,000। ये फ्रेंड्स याद रखना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और ₹1,50,000 क्या करेंगे, विच एवर इज हायर, एंड ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट इट वुड बी व्हाट, जस्ट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। डन। वापस एक बार रिपीट करना चाहूंगा, पहले 3 लाख के ऊपर रिडक्शन कितना होगा 90% और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर, एंड ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट इट वुड बी जस्ट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट। इतना आपको ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। 1 लाख रुपीज है तो 1 लाख का 90% इज 90,000 और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर का मतलब कितना होगा, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन वुड बी 1,50,000। 90,000 और सॉरी 90% और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर। डन। नंबर 2, चलो फ्रेंड्स 10,000 का बुक प्रॉफिट था, कितना मिलेगा, वापस एक बार इसका 90% कम्स टू 9,000 और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर। इतना मुझे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्युनरेशन। हम आगे बढ़े उसके पहले आप एक मिसकंसेप्शन डेवलप ना कर दो फ्रेंड्स, ये मैक्सिमम परमिसिबल है का मतलब उसकी जगह मैंने डेबिट कितना किया होगा, एग्जांपल के तौर पे 1,20,000 तो 1,20,000 का ही मैं क्या क्लेम कर पाऊंगा, डिडक्शन। इसके जगह मैंने डेबिट कितना किया था, लेट अस से 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का ही मैं क्या क्लेम करूंगा, डिडक्शन। ये फ्रेंड्स लिमिट है, कैप है, मैक्सिमम है। मैक्सिमम इज 1,50,000, मैक्सिमम वाज 1,50,000। जो आपका एक्चुअल उससे कम हुआ तो वो जो कम अमाउंट है और आपने डेबिट ही कम किया है तो जो फ्रेंड्स आपका कम आपने डेबिट किया है उसका क्या क्लेम कर पाएंगे, डिडक्शन। डन। चलो आगे बढ़ते हुए फ्रेंड्स थर्ड एग्जांपल हमारा, लेट अस से हमारा बुक प्रॉफिट हुआ 4 लाख ऑफ रुपीस। तो फ्रेंड्स इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, नंबर ए प्लस नंबर बी। चलो फ्रेंड्स अप टू ₹3 लाख, 3 लाख का हमारा आप 90% करो और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर। तो फ्रेंड्स 3 लाख का 90% किया तो आंसर कितना आएगा, 2,70,000। बरोबर ने, ओके। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 2,70,000 मेरा फर्स्ट फेज का अप टू ₹3 लाख की बुक प्रॉफिट का मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। एंड जो फ्रेंड्स बैलेंस 1 लाख रुपए होगा, यहाँ पे जो बैलेंस 1 लाख होगा उसका 60% इज कम्स टू व्हाट, 60,000। टोटल आप चेक करो तो 60,000 प्लस ₹2,70,000 इट कम्स टू व्हाट, 3,30,000 इज व्हाट माय मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। इसके ऊपर मैं एक्चुअल जो भी मैंने डेबिट किया होगा वो डिसअलाउ हो जाएगा। सपोज मैंने 350 को डेबिट किया है तो मेरा 20,000 का डिसअलाउंस, सपोज मैंने 3 लाख को डेबिट किया है तो मेरा 3 लाख का अलाउंस मिलेगा, उसमें कोई डिसअलाउंस करने का क्वेश्चन आता नहीं है, समझे। 4 लाख मैंने डेबिट किया होगा फ्रेंड्स तो 70,000 का डिसअलाउंस आएगा। 4 लाख डेबिट किया होगा तो 70,000 का डिसअलाउंस। लेट अस से 250 डेबिट किया होगा तो कोई डिसअलाउंस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारा क्या है, मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। ये हमारे पास कैप है, ये लिमिट है फ्रेंड्स। बोलो क्लियर। चलो आगे और 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं आपके कॉन्फिडेंस के लिए। सपोज 50 लाख मेरा बुक प्रॉफिट आया तो क्या करने का, एकदम सिंपल, 3 लाख का 90% इज 2,70,000 और ₹1,50,000 विच एवर इज हायर इट कम्स टू व्हाट, 2,70,000 प्लस 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 ऑन बैलेंस अमाउंट। बैलेंस अमाउंट कितना रहेगा, 50 लाख में से आप 3 लाख लेस कर दो, इट इज 47 लाख का हमको करना पड़ेगा 60% इज कम्स टू 28,20,000। डन। 28,20,000 प्लस करेंगे 2,70,000 इट कम्स टू व्हाट, 30,90,000। ये क्या आ गया हमारा मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। इसके ऊपर आपका रेम्यूनरेशन नहीं जा सकता कोई भी सिचुएशन में फ्रेंड्स। बोलो क्लियर, चकाचक। डन। वापस एक बार लिमिट चेक करते रहना कि फर्स्ट 3 लाख के ऊपर 150 और 90% विच एवर इज हायर, एंड जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होगा उसके ऊपर 60% ऑफ बुक प्रॉफिट विल बी अवर मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। चलो फिफ्थ फ्रेंड्स, 1 लाख रुपए का लॉस हुआ। बोलो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ, क्या करने का, इसका 90% मतलब -90,000 और 1,50,000 विच एवर इज हायर। बोलो व्हाट इज हायर, 1,50,000। तो फ्रेंड्स 150 की लिमिट तो आपको ऑलवेज 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 अवेलेबल होगी होगी होगी। तो 150 की कैप, 150 की लिमिट फ्रेंड्स हर एक केस में, एवरी सिचुएशन में आपको अवेलेबल होने वाली है। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा 150 की लिमिट विच इज ऑलवेज अवेलेबल टू अस। डन। तो बुक प्रॉफिट के फर्स्ट 3 लाख के ऊपर मैं लिमिट बार बार बोलता हूं बिकॉज मगर में फीड हो जाए फ्रेंड्स। आपके बुक प्रॉफिट आपका अप टू ₹3 लाख का होगा तो लेट अस से 150 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, एंड ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट इट विल बी जस्ट 60% ऑफ बुक प्रॉफिट विच इज योर मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। क्वांटम ऑफ डिडक्शन मतलब इट इज मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन। ओके। चलो फ्रेंड्स 2-3 बातें वापस एक बार रिपीट कर दे। रेम्यूनरेशन नॉन वर्किंग पार्टनर को है, डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा। नंबर 2 वर्किंग पार्टनर को है बट इफ इट इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय द डीड तो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। एनी रेम्यूनरेशन पेड टू वर्किंग पार्टनर और इंटरेस्ट ऑन एनी पार्टनर विच इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय और विच इज नॉट
which is inconsistent with the terms of partnership deed, it will not be allowed as deduction. मतलब आपके पार्टनरशिप डीड के हिसाब से होना चाहिए, अकॉर्डिंगली आपने उसका कैलकुलेशन किया होना चाहिए. ओके, तो ये हमारी लिमिट हो गई फॉर द पर्पज ऑफ, ये लिमिट्स है बोलो फॉर द पर्पज ऑफ रेम्यूनरेशन. नेक्स्ट हमारी जो लिमिट होगी वुड बी फॉर द पर्पज ऑफ इंटरेस्ट, जो मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता दिया. इट इज फ्रेंड्स 12% पर एनम. Interest on any partner in excess of 12% per annum will not be allowed as deduction. ये फ्रेंड्स आपकी लिमिट है, कैप है 12% per annum. Any interest payment authorized by partnership deed falling after the date of such deed to the extent such interest exceeds 12% simple interest per annum. तो फ्रेंड्स जो आपका जो भी एक्चुअल इंटरेस्ट आपने पे किया 15%, तो 3% का डिसअलाउंस करने का. जो आपने इंटरेस्ट पे किया लेटर से 10%, तो 2% ऐड करने की जरूरत नहीं है, कोई डिसअलाउंस नहीं आएगा. फुल्ली एब्सोल्युटली इट वुड बी अलाउड एज व्हाट, डिडक्शन. ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स मीनिंग ऑफ बुक प्रॉफिट. जो रेम्यूनरेशन कंप्यूटेशन करने के लिए जबरदस्त इंपॉर्टेंट है बुक प्रॉफिट. उसका मीनिंग क्या, देखो फ्रेंड्स, उसका स्टार्टिंग होगा नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो फ्रेंड्स हमको कंप्यूट करना है एनपी एज पर पी एंड एल. डन, वो तो नेट प्रॉफिट हमारा होगा. प्लस एंड माइनस ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ पीजीबीपी, ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ हेड पीजीबीपी. मतलब जो भी प्लस माइनस एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे, मतलब अलाउंसेस, डिसअलाउंसेस, ये सारे जो भी हमने अब तक डिस्कस किए वो सारे यहां पे आप एडजस्ट कर लो. एक खास चीज को प्लस करना है विच इज रेम्यूनरेशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसको फ्रेंड्स यहां पे ऐड कर दो एंड जो फाइनली हमारे पास बचेगा वो क्या होगा, बुक प्रॉफिट. मतलब इट इज नथिंग बट income under head PGBP plus remuneration which I have debited to my profit and loss account. क्लियर, डन से. ओके, तो फ्रेंड्स आप बिकॉज ये क्यों ऐड किया फ्रेंड्स, एकदम लॉजिकल है. ये एडिशन का रीजन क्या, बिकॉज जो मेरा एक्चुअल डेबिट हो चुका है वो उसको तो वो प्रॉपर है कि नहीं उसके लिए तो मैं लिमिट कंप्यूट कर रहा हूं. तो लिमिट कंप्यूटेशन करने के लिए ऑब्वियसली उसको मुझे ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मैं परफेक्ट उसकी लिमिट कैलकुलेट कर पाऊंगा फ्रेंड्स. तो मेरे स्टार्टिंग पॉइंट होगा एनपीएस पर पीएनएल प्लस ऑल एडजस्टमेंट्स ऑफ पीजीबीपी, जो भी अलाउंसेस, डिसअलाउंसेस 30 to 37 के जो भी अलाउंसेस है, डिसअलाउंस हमने डिस्कस करने शुरू किए, वो सारे अलाउंसेस डिसअलाउंस को कंप्यूट करने के बाद हमको एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी विच इज रेम्यूनरेशन विच आई हैव डेबिटेड टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसको ऐड कर दो एंड फाइनली जो फ्रेंड्स हमारे पास बैलेंस अवेलेबल होगा वो क्या होगा, बुक प्रॉफिट. इसके ऊपर हमारी लिमिट कैलकुलेट होगी. जो वापस बोल देता हूं लिमिट कितनी है, अप टू रुपीज 3 लाख होगा, तो 1,50,000 और 90% ऑफ बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर एंड ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट इट इज 60% ऑफ बुक प्रॉफिट. ये हमारी लिमिट है. जो आपका डेबिट एक्चुअल कम होगा तो अकॉर्डिंगली आपको डेबिट ही कम है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर डेबिटेड ये लिमिट से ज्यादा होगा तो फ्रेंड्स लिमिट हो जाएगी आपकी ये जो भी हमने यहाँ पे कंप्यूट की, ये 150, 90% और 60%. बोलो क्लियर, डन. इसके ऊपर का छोटा सा क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको एक बार ट्राई करना है. डन, आई थिंक एक ही क्वेश्चन है एंड ये एकदम टाइम पास क्वेश्चन है. पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करेंगे फ्रेंड्स. चलो फ्रेंड्स, हो गया सॉल्व, एकदम सिंपल था. अ फर्म हैज पेड ₹7,50,000 एज रेम्यूनरेशन टू इट्स पार्टनर्स फॉर प्रीवियस ईयर 1920. ओके, तो 750 इज अवर एक्चुअल रेम्यूनरेशन in accordance with its partnership deed and it has book profit of rupees 10 lakhs. Okay, what is remuneration allowable as deduction? चलो फ्रेंड्स, पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारा मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन. व्हाट इज फ्रेंड्स बुक प्रॉफिट, इट इज रुपीज 10 lakhs. तो इसके बेसिस के ऊपर हम आइडेंटिफाई करेंगे व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन. इट इज फ्रेंड्स मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन नंबर 8 अप टू 3 lakhs ऑफ बुक प्रॉफिट होगा. तो 3 lakhs का करेंगे हम 90% और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर. वेल व्हाट सीम्स टू बी हायर, ऑब्वियसली फ्रेंड्स 2,70,000 प्लस जो बैलेंस बुक प्रॉफिट होगा, मतलब जो 7 लाख रुपीज हमारे पास अवेलेबल है उसका हम करेंगे लेटर से 60%. इट कम्स टू व्हाट, 4,20,000. तो फ्रेंड्स व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन, 420 plus 270, it comes to what, 6,90,000 is our maximum permissible remuneration. Now what amount of remuneration you have debited to profit and loss account? It is friends rupees 7,50,000. It is friends actual remuneration. एक्चुअल रेम्यूनरेशन आप चेक करो इंफॉर्मेशन से, इट इज 7,50,000. तो फ्रेंड्स व्हाट अमाउंट ऑफ डिडक्शन कैन वी क्लेम, इट इज वेरी वेरी सिंपल. डिडक्शन आपको कितना मिलेगा, ये मैक्सिमम लिमिट है, आपने इतना एक्चुअल डेबिट किया है, तो फ्रेंड्स 690 विल बी द परमिसिबल डिडक्शन.
बोलो क्लियर, एकदम टाइम पास लग रहा है ना फ्रेंड्स आपको। चलो नेक्स्ट फ्रेंड्स, ये एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 40B लग गई यहाँ पे CA फाइनल, उसके लिए ज्यादा रेलेवेंट है, हम इस लेवल के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहे फ्रेंड्स उसको। ओके, एग्जाम में को भी कभी भी आज तक नहीं पूछा है, आगे भी नहीं पूछेंगे गारंटी फ्रेंड्स, अब उसकी चिंता ना करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करेंगे, बाद में आगे का वीडियो आप कंटिन्यू करोगे फ्रेंड्स। डन, चलो मैं शुरू कर रहा हूँ, बट आपने खुद से पहले सॉल्व कर दिया होगा। चलो ट्राई करो फ्रेंड्स। राव एंड जैन, अ पार्टनरशिप फर्म कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्टनर्स रिपोर्ट्स अ नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज व्हाट 7 lakhs। तो फ्रेंड्स हमारा 7 lakhs का प्रॉफिट अवेलेबल है बिफोर डिडक्शन ऑफ द फॉलोइंग आइटम, मतलब 1 2 3 का डिडक्शन लेटर से क्लेम नहीं हुआ है, बाकी है। सैलरी ऑफ रुपीज 20,000 ईच पर मंथ पेबल टू 2 वर्किंग पार्टनर ऑफ फर्म एज ऑथोराइज बाय द पार्टनरशिप डीड। तो फ्रेंड्स हमने सैलरी का पेमेंट किया है 20,000 रुपीज पर मंथ, 2 पार्टनर को पे किया है। तो फ्रेंड्स इट वुड बी इन टोटल 20,000 पर मंथ इंटू 2 पार्टनर, ये हमारा एक्चुअल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हुआ। इट इज 20,000 इंटू 12 इंटू 2, इट कम्स टू व्हाट 4,80,000। दिस अमाउंट ऑफ रेम्यूनरेशन और सैलरी वी हैव एक्चुअली डेबिटेड टू अवर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2 चेक करो, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी अंडर सेक्शन 32 विच इज कंप्यूटेड रुपीज 1,50,000। तो 150 का हमारा डेप्रिसिएशन है, ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% पर एनम, लॉ की लिमिट कितनी है 12% पर एनम, प्रोवाइड कितना है 15%, 3% डिसअलाउंस होगा। एज पर पार्टनरशिप डीड, अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट इज रुपीज 5 लाख। तो 5 लाख के ऊपर आपका 3% डिसअलाउंस करना पड़ेगा फ्रेंड्स। पहले कंप्यूट क्या करना है आप चेक करो, कंप्यूट बुक प्रॉफिट ऑफ द फर्म अंडर सेक्शन 40B ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमको क्या कंप्यूट करना होगा फ्रेंड्स, बुक प्रॉफिट। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमको पहले कंप्यूट करना है फ्रेंड्स बुक प्रॉफिट। नाउ व्हाट इज बुक प्रॉफिट, वो तो एकदम सिंपल है फ्रेंड्स। बुक प्रॉफिट का मतलब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, NP एज पर P&L, इट इज फ्रेंड्स नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, नाउ व्हाट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रेंड्स, वो इंफॉर्मेशन से चेक कर सकते हो। इट इज रुपीज 7 लाख। 7 लाख इज अवर नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें सारे एडजस्टमेंट जो भी PGBP के होंगे वो हमको करने होंगे फ्रेंड्स। फर्स्ट आप चेक कर सकते हो सैलरी विच इज एक्चुअल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो भी हमारा एक्सपेंडिचर है ये बिफोर डिडक्शन है, मतलब इतनी सैलरी हमको बिफोर डिडक्शन ही हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। मतलब ये सैलरी जो आपने अवेलेबल है हमारी 4,80,000, वो तो फ्रेंड्स यहाँ पे डेबिट ही नहीं हुई है। जो डेबिट ही ना हुई है तो उसको एडिशन करने का वापस क्वेश्चन आता नहीं। फ्रेंड्स समझे ना, ये जो हमारा प्रॉफिट है 7 लाख रुपीज, इट इज बिफोर डिडक्शन, ये लेस सैलरीज हुई ही नहीं है 7 लाख रुपीज में, तो उसको वापस एक बार ऐड करने का क्वेश्चन आने वाला नहीं है। चलो आगे बढ़ो। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स हमारा डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली फ्रेंड्स 150 को हमको लेस करना होगा फॉर कंप्यूटिंग लेट अस से बुक प्रॉफिट ऑल्सो, एंड हम यहाँ से डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे विच इज व्हाट 1,50,000। तो फ्रेंड्स ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 1,50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रेंड्स 5 लाख हमारा कैपिटल है, उसके ऊपर लेटर से ये आपने बिफोर डिडक्शन अवेलेबल है, तो इसका डिडक्शन लेटर से कितना मिलेगा फ्रेंड्स आपको 12%। आप समझे, जो पूरे डेबिट हो चुका होता तो 3% डिसअलाउ करते, बट ये तो डेबिट ही नहीं हुआ है तो उसका 12% हम अलाउ करेंगे। मतलब फ्रेंड्स 5 लाख का पता चला फ्रेंड्स आपको, 5 लाख का 12% इट कम्स टू 60,000। यहां से हम इंटरेस्ट को भी लेस कर देंगे। फ्रेंड्स देखो ये लेस होके ही आया होता ना तो हम 3% ऐड कर दें। आप समझ रहे हो, ये 7 lakhs इज बिफोर डिडक्शन ऑफ सैलरी, बिफोर डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट, बिफोर डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स देखो सैलरी हमको वापस एक बार जो ऐड करना है वो कोई मतलब नहीं रहता, बिकॉज लेस करके उसको लेस करके ऐड करूं कोई मतलब नहीं है। इंटरेस्ट को 15% ऐड करके 50% प्रॉफिट में से लेस करके 3% हमारा जो भी डिसअलाउंस है उसको ऐड करूं कोई मतलब नहीं। तो जितना हमको इंटरेस्ट अलाउ होता 12% उसको मैं यहाँ पे डेबिट कर दूंगा, उतना ही मैं यहाँ से लेस करूंगा। ये हमारा क्या हो गया डेप्रिसिएशन। तो फ्रेंड्स 7 lakhs माइनस हमारा 1,50,000 माइनस आएगा 60,000, इट कम्स टू व्हाट 4,90,000। ये 490 फ्रेंड्स हमारा क्या हो गया बुक प्रॉफिट। ये 490 फ्रेंड्स हमारे पास अवेलेबल हो गया बुक प्रॉफिट। डन। तो ये फर्स्ट चीज हमको जो पूछी गई है इट इज फ्रेंड्स व्हाट इज अवर बुक प्रॉफिट, जो हमने कंप्यूट कर दिया। सेकंड जो हमको कंप्यूट करना है इट इज फ्रेंड्स अलाउएबल वर्किंग पार्टनर सैलरी फॉर असेसमेंट 2021 एज पर सेक्शन 40B। तो उसमें से व्हाट इज अलाउएबल वर्किंग पार्टनर सैलरी, तो फ्रेंड्स हमको पहले कंप्यूट करना पड़ेगा व्हाट इज मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन जो हमको अवेलेबल होगा। इट इज फ्रेंड्स मैक्सिमम परमिसिबल डिडक्शन और मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन।
जो हमको कंप्यूट करना है वो कैसे होगा फ्रेंड्स? नंबर 1, अप टू रुपीज 3 lakhs होगा तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और रुपीज 1,50,000 विच एवर इज हायर, और व्हाट इट विल बी हायर 2,70,000, एकदम सिंपल। एंड फ्रेंड्स नंबर 2 जो आएगा ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट इट विल बी 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, मीनिंग दैट बाय 1,90,000 के ऊपर हमको 60% कंप्यूट करना होगा, इट विल बी फ्रेंड्स 1,14,000। तो ये हमारा आ गया 1,14,000 प्लस 2,70,000, इट कम्स टू फ्रेंड्स 3,84,000 इज अवर मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। डन। चलो, व्हाट इज नाउ एक्चुअल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? फ्रेंड्स हमारा जो एक्चुअल रेम्यूनरेशन है जो पे किया गया है हमको पर मंथ अवेलेबल था, 2 पार्टनर के लिए था, जो हमने ऑलरेडी कंप्यूट भी किया है, इट इज फ्रेंड्स 4,80,000। तो 480 हमारा क्या हो गया? एक्चुअल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेंड्स 480 वाज एक्चुअल डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमारी मैक्सिमम लिमिट कितनी आई? 3,84,000। तो फ्रेंड्स व्हाट इज रेम्यूनरेशन अलाउएबल एज डिडक्शन? इट वुड बी 3,84,000। तो फ्रेंड्स एक्चुअल, और ऐसा लिख दूं, परमिसिबल डिडक्टिबल रेम्यूनरेशन और डिडक्शन फॉर रेम्यूनरेशन इट वुड बी व्हाट? जो मैक्सिमम लिमिट है इट इज फ्रेंड्स 3,84,000। इतना डिडक्शन फ्रेंड्स हमको अवेलेबल होने वाला है। तो सिंपल, एकदम चकाचक। नेक्स्ट इज फ्रेंड्स सेक्शन 40B है। ओके, देखो हमारे सेक्शन 40 जो इनएडमिसिबल डिडक्शंस है उसकी है लास्ट सेक्शन। ओके, चलो चेक करो। इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब जो बात हो रही है फ्रेंड्स एओपी बीओआई की बात हो रही है, फॉलोइंग अमाउंट शैल नॉट बी डिडक्टिबल इन कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। फ्रेंड्स ऑनेस्टली बताऊं तो एओपी का, बीओआई का टैक्स कैलकुलेशन कैसे होगा, टैक्स कंप्यूटेशन कैसे होगा, उसका डिस्कशन इन डेप्थ सी फाइनल में हम करेंगे, बट अभी इतना समझ लो, एनी पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस और रेम्यूनरेशन made by AOP or BOI to its member will also not be allowed as deduction in computing income of AOP or BOI। पर देखो पार्टनरशिप फर्म की जब बात थी, एलएलपी की जब बात थी, तब डिडक्शन तो मिलता था, हाँ लिमिट थी, अग्री। इंटरेस्ट की लिमिट 12% पर एनम हमारे पास थी, रेम्यूनरेशन की लिमिट थी एज पर दी बुक प्रॉफिट जो हमारे पास अवेलेबल है, बट डिडक्शन मिलता तो था। यहाँ पे देखो एओपी बीओआई अपने मेंबर को सैलरी, बोनस, कमीशन कुछ भी पे करेंगे, नो डिडक्शन एट ऑल विल बी अलाउड। बोलो क्लियर? डन। ओके, तो ये हमारा कंक्लूजन था इन रिलेशन टू सेक्शन 40। आगे का जो सेकंड डिस्कशन होगा, सेकंड सेशन होगा, इट वुड बी इनएडमिसिबल डिडक्शन फॉर सेक्शन 40 कैपिटल ए। आगे देखो फ्रेंड्स, हमारी फर्स्ट स्लाइड आपको ध्यान में होगी, तो हमने 2 पार्ट्स में इसको डिस्कस किया है, सेक्शन 40 एंड सेक्शन 40 कैपिटल ए। तो सेक्शन 40 के जो भी डिसअलाउंसेस थे उसको हमने यहाँ पे कंक्लूड किया। शुरू करें एक बार फास्टेस्ट रिकैप्सुलेशन। सेक्शन 40A हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, जबरदस्त इंपॉर्टेंट, कि हमने जो भी टैक्स का लेटर से पेमेंट, जो भी हमने लेटर से पेमेंट किया है आउटसाइड इंडिया, और जो भी हमने इंडिया में पेमेंट किया है नॉन रेसिडेंट, नॉन कॉर्पोरेट को और फॉरेन कंपनी को, जिसके ऊपर हमने टैक्स का डिडक्शन नहीं किया, डिडक्ट किया तो उसको रिटर्न ऑफ फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले डिपॉजिट नहीं किया, तो फ्रेंड्स उसका हमको 100% डिसअलाउंस आएगा। एंड सब्सिक्वेंटली जब उसको हम एक्चुअल डिपॉजिट करेंगे उस साल में उसका क्या मिल जाने वाला है? डिडक्शन। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स 40A1 है, विच इज रेसिडेंट को आपने कोई भी पेमेंट किया जिसके ऊपर टैक्स डिडक्शन की रिक्वायरमेंट है एंड आपने टैक्स डिडक्शन नहीं किया है, तो फ्रेंड्स 30% उसका डिसअलाउंस आएगा। डिडक्ट किया है और डिडक्ट नहीं किया है तो डिपॉजिट नहीं किया रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले, तो 30% डिसअलाउंस आएगा। जब उसका एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो जो भी आपका 30% डिसअलाउंस है वो उस साल में अलाउ हो जाने वाला है। ओके, अभी देखो फ्रेंड्स, आपने डिडक्ट नहीं किया बट सामने वाले ने पे ने जो उसको रिटर्न में डिस्क्लोज कर दिया, उसके ऊपर का इनकम टैक्स उसने पे कर दिया, तो फ्रेंड्स रिटर्न फाइलिंग की डेट को हम एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट मानेंगे एंड अकॉर्डिंगली पेयर उसका क्या क्लेम कर पाएगा? जो भी डिसअलाउंस है उसका यहाँ पे क्या क्लेम कर पाएगा? डिडक्शन। देन नेक्स्ट था फ्रेंड्स इन रिलेशन टू 40A2 व्हिच इज इनकम टैक्स, उसके इंटरेस्ट, उसकी पेनल्टी को डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं होगा, पर जब इनडायरेक्ट टैक्स की बात आएगी उसका डिडक्शन आपको डेफिनेटली बेसिस के ऊपर अवेलेबल होगा, उसका इंटरेस्ट का भी डिडक्शन आपको अवेलेबल होगा, हाँ, पर उसकी पेनल्टी का डिडक्शन आपको अवेलेबल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट होगा फ्रेंड्स जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ये स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वाला। स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग अपने वहां पे जो भी डेबिट करेगा एंड जो स्टेट गवर्नमेंट के लेटर से इनकम में जो भी एडिशन होगा, तो वो फ्रेंड्स यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को उसका डिसअलाउंस आएगा, उसका रिडक्शन स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को अवेलेबल होने वाला नहीं है। नेक्स्ट आएगा फ्रेंड्स, आपने जो भी सैलरी का पेमेंट किया है आउटसाइड इंडिया और आपने सैलरी का पेमेंट किया है नॉन रेसिडेंट को, उसको मैंडेटरीली आपको उसके ऊपर टैक्स का डिडक्शन जो करना है वो नहीं किया है और उसको लेटर से आपने डिपॉजिट नहीं किया है, तो फ्रेंड्स फुल्ली डिसअलाउंस आ जाएगा। एंड यहाँ पे ध्यान क्या रखना है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट आपको अवेलेबल नहीं है, जो टीडीएस की डेट है वही आपको अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली आपका डिपॉजिट परफेक्टली विद इन टीडीएस की ड्यू डेट हो जाना चाहिए, तब जाके आपको डिडक्शन अवेलेबल होगा, अदरवाइज 100% उसका डिसअलाउंस आने वाला है। देन बाद में फ्रेंड्स हमने डिस्कस किया विच वाज
एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के बिहाफ पे जो भी उसके परक्यूजिट्स के ऊपर टैक्स का पेमेंट करता है वो एम्प्लॉय के एंड्स में एग्जम्प्ट है एंड कॉन्सिक्वेंटली जो एम्प्लॉयर होगा उसका वो डिडक्शन क्लेम नहीं कर पाएगा, इट इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। नेक्स्ट हमने जो डिस्कस किया पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी के बारे में, फ्रेंड्स दो चीज आएगी जो पार्टनरशिप फॉर्म एलएलपी अपने पार्टनर्स को पे करेंगे, वन होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड वुड बी रेम्यूनरेशन। फ्रेंड्स जब इंटरेस्ट की बात आएगी मैक्सिमम इट इज 12% पर एनम जितना डिडक्शन पार्टनरशिप फॉर्म क्लेम कर पाएगा। एंड जब बात आती है फ्रेंड्स इन रिलेशन टू रेम्यूनरेशन, वर्किंग पार्टनर को पे करो तो अलग होगा, जो पार्टनरशिप डीड से ऑथोराइज्ड है तो अलग होगा। क्या लिमिट है वो तो फ्रेंड्स अभी मगज में एकदम फिट हो चुकी होगी। बुक प्रॉफिट अप टू ₹3 लाख होगा तो 90% ऑफ बुक प्रॉफिट और 1,50,000 विच एवर इज हायर, इतना क्या मिलने वाला है आपका मैक्सिमम परमिसिबल रेम्यूनरेशन। एंड ऑन बैलेंस बुक प्रॉफिट इट वुड बी 60% ऑफ बुक प्रॉफिट, इतना को क्या मिलने वाला है डिडक्शन। बुक प्रॉफिट का मतलब इट इज नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सारे एडजस्टमेंट्स बीच आपको कर देने के प्लस ऐड करना होगा व्हिच इज रेम्यूनरेशन इफ यू हैव डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड ये आपको बुक प्रॉफिट मिल जाएगा जिसके ऊपर आपकी लिमिट्स एप्लीकेबल होने वाली है। एंड 40 जो लास्ट में क्या कहता है एओपी बीओआई अपने मेंबर्स को कुछ भी पेमेंट क्यों ना करे उसका डिसअलाउंस है वो उसको डिडक्शन अवेलेबल होने वाला नहीं है। डन। आगे के जो भी डिसअलाउंसेस है 40A के वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फ्रेंड्स उसमें हम जो दो सेक्शन डिस्कस करेंगे जो तो एग्जाम के लिए गजब 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 इंपॉर्टेंस रखता है विच इज सेक्शन 48 टू सेक्शन 40A3, इसका तो कुछ गजब ही रेलेवेंस है हमारे डिसअलाउंसेस में। सब्सिक्वेंट सेशन में उसका डिस्कशन हम शुरू करेंगे, बट मेरी दिल से ऐसी इच्छा है फ्रेंड्स इतनी चीज आप रिवाइज कर लेना प्रॉपर्ली, बाद में आगे का वीडियो खास आप देखना फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। If you like this video, share it with your friends. Subscribe to our YouTube channel to watch more such videos and learn from our expert faculty members. Press the bell icon to get regular notifications whenever we upload a new video. Download NDI mobile app to get complete CA course online. We value your support. Thank you for watching.